तो जब इस्माइल ने पूरी कहानी सुनी और गाने के मुखड़े सुने तो मुझसे कहा, यार महबूब भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे, दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं बोला क्या? बोले आप कहानी तो कमाल लिखते हो यार, मतलब क्या उतार चढ़ाव है, बट लिरिक्स मत लिखना यार। यस यस बिलीव मी, हमको ये अकल नहीं थी उस वक्त कि वॉकमैन खरीद ही लो ताकि रिकॉर्ड कर ले। महबूब भाई गाते रहना, मैं डांटा जा रहा, अपन रिकॉर्ड करेंगे। और आप यकीन करो रात को 10:30 बजे बैंड्रा से खा डांडा, चांद छुपा बादल में, गाओ यार, भूलो मत, शर गुमसुम सा है गुपचुप। हम स्कूटर भगा रहे हैं और मैं साइड करने बैठ के, चांद कुछ रिदम तो दो यार। हमारे जो दोस्त है योगेश, हम उसको रिदम बॉक्स बोलते थे क्योंकि वो मुंह से इतना अच्छा रिदम बजाता था। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, उसका रिदम उसने बनाया मुंह से। वो क्या करता था अल्लाह जाने, करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा। एंड क्या करेगा, ये तो मुखड़ा है। ओह माय गॉड। एंड सडनली आई रियलाइज आमिर की सिचुएशन तो यही है रंगीला में कि कैसे बोले उर्मिला से। कैसे, हाँ, दैट आई लव हर। एंड आई रोट, क्या करे क्या ना करे, ये कैसे, पूरा मुखड़ा तैयार। तो विकास साहब तुम देखो, जब हमारी इंडियन टीम जीतती है तो विराट कोहली ये लोग पूरा गाना गाते हैं, पूरा गाना गाते हैं। और मुझे हैरत है कि वो कब का सॉन्ग है, करेक्ट 98 तकरीबन 97, हाँ, और आप देखो तो अभी तक वो लोग उस गाने को करेक्ट और फील्ड पे गाते। तो मुझे रहमान का फौरन मेल आता है, वी आर स्टिल अलाइव। अभी तक अपना गाना चल रहा है, टेढ़ी मुंडी और ऐसा। वो क्या भाई, कौन सा गाना भाई, कौन सा गाना भाई, कौन सा गाना है, वो सब 3 बार रिपीट करता था। तो मैंने कहा तू बॉम्बे आ, मैं मिलाता हूँ। व्हेन ही केम बैक, ही कॉल्ड मी, तो मैंने कहा एक म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार, मैं मिलाता हूँ तुमको उससे, हमारा एक गाना है, आई थिंक यू शुड सिंग दैट सॉन्ग। एंड दैट वाज तरफ तरफ के। तो के ने कमाल गाया। तो मैंने सब बाहर देखा, मैं बोला, एंड विकास लिटरली सर वहां देख रहे थे, मैं देखा, मैंने एक्सक्लेमेटरी बोला, हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे, व्हाट यू से, जल्दी कहो क्या गाए। मैंने बोला, हाय रामा ये क्या, दिस इज व्हाट वी वांट। करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप गाइए, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। अगर आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कभी गुस्सा हो जाता है, कभी गाली दे देता है, कभी प्यार करता है, तो आप गाइए, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नरम नरम, कभी सत सत, और ऐसे कई सारे। मैं तो आई कैन कीप कंटिन्यूइंग। बट एक लिरिसिस्ट की सही पहचान होती है कि अगर उनके जो गाने हैं अपने ज़माने में तो उन्होंने लिखे ही हैं, उस इरा में तो हैं ही, लेकिन अगर आज तक भी अगर वो रेलेवेंट हों, अगर वो गाने आप आज भी सुन सकते हैं और आज भी अगर आपके दिल को छुएं, दैट इज़ द मार्क ऑफ अ ग्रेट मैन। एंड दैट्स व्हाई वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव महबूब सर विद अस। थैंक यू। तो महबूब सर, आपकी जो पूरी वर्क हिस्ट्री है, जो आपका प्रोफाइल है, वो तो काफ़ी बड़ा है। तो उसके पहले, बिफोर वी मूव ऑन टू योर लिरिक्स राइटिंग, आपकी निजी जिंदगी के बारे में हम जानना चाहते हैं। आप पैदा कहाँ हुए थे, आपकी मतलब आपका बचपन कैसा रहा, हाउ डिड यू ग्रो अप, व्हाट सर्कमस्टांसेस यू वर इन? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक ड्रामा ड्राफ्टिंग फॉर कॉलिंग मी, एंड आपसे बिल मुशाफा मुलाकात हो रही है और विकास जैसी हस्ती बैठी है जो मुझसे सवालात करेंगे, हम जवाब देंगे उनके। तो छोटों का हौसला ऐसे बढ़ाते हैं। और आप लोग का भी शुक्रिया कि आप लोग आए और मेरी बात सुनना चाहते हैं। गाने तो सुन चुके आप लोग, लेकिन बातें भी सुन लें। तो दरअसल लिखने की इब्तिदा जो है मेरी, वो बड़ी अजीब सी एक अजीब सी हालत थी मेरी। मैं आई वॉज वेरी सिक व्हेन आई वॉज इन थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में। बहुत बीमार हो गया था मैं, मुझे स्कूल में मना कर दिया था आने के लिए। और सारा क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है, मेरी माँ को जाता है कि उन्होंने कहा कि अब जब तुझे स्कूल नहीं जाना तो व्हाई डोंट यू रीड नॉवेल्स। क्योंकि मेरी वालदा नॉवेल्स पढ़ा करती थी।
तो मैं टाइम गुजारना है, और 3 महीने तक डॉक्टर ने कहा था कि स्कूल नहीं जाना, यू हैव टू बी एट होम। 3 महीने? 3 महीने। तो हमारे उस ज़माने में, मैं बात कर रहा हूँ 68-69 की, उस ज़माने में छोटी छोटी लाइब्रेरीज हुआ करती थी, तो 5 रुपया डिपॉजिट होता था एक बुक्स का, और 4 आना बुक देते थे फॉर 24 आवर्स। इतनी मतलब वो सस्ताई का दौर था, 25 पैसा फॉर 24 आवर्स एक बुक मिलती थी। वो पढ़ते पढ़ते मुझे लिखने का शौक़ पैदा हुआ। जब कहानियाँ और नॉवेल्स पढ़ने लगा मैं, तो ये होता है एक पढ़ी लिखी माँ जब घर हो तो इस तरह से फिर औलाद तराशी जाती है। मैं हर सोल रेस्ट इन पीस, अल्लाह ने जन्नत दे। तो फिर वो मुझे सिखाती थी कि, और शायरी का जो ताल्लुक है मेरे वालिद से मुझे आया कि ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पोइट्री एंड ऑल। और हमारे उस ज़माने में कवालियाँ होती थी, कवालियों के प्रोग्राम्स होते थे, तो दे यूज्ड टू वेट फॉर माई फादर, क्योंकि जैसे कि काफ़िया होता है, कभी हमने सर को झुका दिया, कभी उसने खुद को मना लिया, तो मना लिया, झुका दिया, सुला दिया, मेरा डैड फ़ौरन बोल पड़ते थे। तो कव्वाल वेट करते थे कि यार अजीज़ भाई आ जाए तो प्रोग्राम शुरू करें। सो मैं ये कहूँगा कि इट्स ऑल इन ब्लड। और एक मेरी परवरिश इस तरह से हो रही थी कि फिर मैं कॉन्वेंट स्टूडेंट था, लेकिन कॉन्वेंट स्टूडेंट में फिर मेरे वालिद को ऐसा लगा कि सेंट रीथा स्कूल करके बैंड्रा में बहुत मशहूर है पाली पे, वहाँ पे महमूद साहब के बच्चे मेरे क्लासमेट थे और जगदीप साहब के बच्चे पढ़ते थे, तो और मास्टर शाहिद करके, बेबी फरीदा वगैरह उस ज़माने में चाइल्ड आर्टिस्ट थी, वो सब उसी स्कूल में हम पढ़ते थे। तो मेरे वालिद को ऐसा लगा कि क्यों ना इसे उर्दू सिखाया जाए, तो मुझे 5th से डायरेक्ट उर्दू स्कूल में डाल दिया गया। वहाँ जब मैंने इकबाल, ज़फ़र, मीर तकी मीर, ज़ौक़, जब इनको पढ़ना शुरू किया तो मैंने रियलाइज़ ये किया कि ये कितना बड़ा फ़न है कि 2 लाइनों में आप तमाम हालात बोल दो, तमाम दिल की बात बोल दो, तमाम जो आपके जहन में, वो कमाल लगता है, वो एक फ़न है बहुत बड़ा। तो मैंने वो सीखना शुरू किया और इस तरह लिखने का शौक़ पैदा हुआ। पर मेरे वालिद इसके खिलाफ थे। अच्छा। क्योंकि उनके जिगर मुरादाबादी उनके बहुत गहरे दोस्त रहे हैं। अच्छा। हाँ, बहुत गहरे दोस्त रहे हैं। फिर मजाज लखनवी जो होते थे, जी, वो मेरे वालिद के दोस्त रहे हैं। तो अक्सर शोरा को आपने देखा होगा, थोड़ा इसकी आदत होती है, तो मेरे वालिद को डर था कि कहीं मेरा बेटा भी उसमें ना चला जाए और पता लगे एक दिन रास्ते में गिर के पड़ा हुआ है। क्योंकि मजाज साहब का ऐसे कुछ इंतकाल होता है, ऐसा सुना हो मैंने, मुझे पता नहीं। तो ही वॉज अगेंस्ट ऑफ जॉइनिंग राइटिंग पोइट्रीज एंड ऑल, पर पसंद करते थे। तो इस तरह से मुझे वहाँ से लिखने का शौक़ बचपन से, फिर मतलब व्हेन आई वाज इन 7th मैंने पोइट्रीज लिखना शुरू किया। उसमें एक छोटी सी बात बताऊँ कि मेरी एक छोटी सिस्टर है, समीना नाम है उसका, शी वॉज अंजुमन इस्लामिक गर्ल्स हाई स्कूल है बैंड्रा में, उसकी स्टूडेंट थी। अच्छा। तो मैंने एक गज़ल लिखी और मैंने उससे कहा कि अपनी टीचर को बता जरा, देख कैसी लगती है, मेरा नाम मत लेना। तो क्योंकि मैं किधर से फीडबैक कहाँ से लूँ। तो उस टीचर ने कहा कि बेटा ये तो लगता है कि इकबाल ने लिखा या ज़फ़र ने लिखा है, किसकी गज़ल है। उस वक्त मुझे बहुत हिम्मत है कि यस मैं लिख सकता हूँ, और उसके बाद मैंने फिर गज़लें वगैरह लिखना शुरू किया। तो वहाँ से मुझे बेसिकली लिखने का शौक़ पैदा हुआ। तो यू ऑलवेज वांटेड टू राइट लिरिक्स या आप कुछ और लिखते थे? नहीं, मैं स्क्रिप्ट राइटर के हिसाब से इंडस्ट्री में आना चाहता था। आई वांटेड टू एंड अप एज डायरेक्टर। अच्छा, हाँ, टू बी डायरेक्टर। हाँ, वहाँ से मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्शन भी इतना दूर था मामला, लेकिन मैं स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत इन्वॉल्व था। कि कहानियाँ आपके दिमाग में कहानियाँ मेरे जहन में आती थी। मैं व्हेन आई वाज इन 4th स्टैंडर्ड में छोटी शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दिया था अंग्रेजी में, बिकॉज आई वाज अ कॉन्वेंट स्टूडेंट। तो मैं लिखना शुरू किया, तो वो मेरा जहन उस तरफ था। सच बोलो आपको तो लिरिसिज्म में फ्लूक बन गया हूँ, वरना मैं असल में ये बनना चाहता था, स्क्रिप्ट राइटर। ऐसा फ्लूक ऊपर वाला सबको दे। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन कि आप कॉन्वेंट में पढ़े थे एंड फिर आप उर्दू मीडियम में चले गए, तो आई थिंक यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। या बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, या वहाँ पे जी, वहाँ पे हमने बेनॉट शाह पढ़ा, समझ लें आप, जितने भी शेक्सपियर पढ़ा, यहाँ पर आए तो इब्ने सफ़ी पढ़ा। तो दोनों चीज़ें पढ़ने का मौका मिला। वहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ा, तो यहाँ पे गालिब पढ़ा।
तो इस तरह से वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग या कॉम्बिनेशन। बहुत कम लोग हैं जो ये कर सकते हैं, जो उस दुनिया में चले जाते हैं, वो एकदम डीप चले जाते हैं, फिर वो अंग्रेजी नाटक करने लगते हैं, अंग्रेजी फिल्में देखने लगते हैं, या जो उर्दू के इसमें जाते हैं फिर वो सिर्फ शायरी बन जाते हैं, यही करते रहते हैं। बिल्कुल, आई थिंक यू आर द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हाँ, वो मुझे आई एम ब्लेस्ड कि ये मौके मुझे मिले कि मैं दोनों तरफ देख पाया। और फिर और ऐसा भी रहा विकास कि हमारा ख़ानदान जो है, हम कोतवाल से हैं, फ्रॉम नासिक। हम लोग मेरे दादा जो थे वो नासिक के कोतवाल हुआ करते थे, जो हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट उस ज़माने में कोतवाल बोला जाता था अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो हमारे ख़ानदान में पढ़ाई का बहुत बोलबाला था। मतलब हमारी बेटियां ले लें, हमारी भतीजियां, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, सब इम्पोर्टेंस, इल्म की इम्पोर्टेंस। मेरे दादा जो थे उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में बाबा मालेगांव कहलाते थे। मालेगांव मैंने मालेगांव के बाप, क्योंकि उन्होंने लड़कियों में अंग्रेजी तालीम शुरू कराई थी उस जमाने में कि नहीं, सबको तालीम हासिल करनी चाहिए। ही वॉज द हेड मास्टर ऑफ ए स्कूल, बराबर। एंड उस संस्कृत में ही यूज्ड टू गिव स्पीच। संस्कृत में वो इतने पढ़े लिखे थे। मोड़ी जबान आती थी उस जमाने में, शायद आप जानते हैं, मोड़ी एक जबान होती थी, उसमें लिखा करते थे। अच्छा, हाँ, तो ये इल्म का दौर दौरा हमारे ख़ानदान में रहा है कोतवाल्स में। तो मुझे लिखने पढ़ने का शौक, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया कि ब्लड में ही था, तो वो आता गया एंड आई स्टार्टेड, एक शौक बढ़ता गया मेरा। आज भी आप अगर मेरे घर आएंगे, मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है जिसमें सुबह से शाम बैठा रहता हूँ। उसमें वर्ड्स मीनिंग देखना, उसमें अल्फाज माना देखना, सीखते रहना कोई ना कोई। मेरा एक मोटो है कि दिन में एक चीज़ कुछ तो सीखनी चाहिए। मजरू साहब ने एक मीटिंग में मुझसे कहा था कि बेटे ऑलवेज बी ए स्टूडेंट। मजरू सुल्तान। अच्छा। उन्होंने कहा था कि ऑलवेज बी ए स्टूडेंट। तो उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ कि आई ऑलवेज कीप लर्निंग। तो इसके साथ सर आपकी जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाह रहे थे, यू आर राइटिंग पोएट्री, तो हाउ डिड द फिल्म इंडस्ट्री सीन हैपन? मतलब बिकॉज राइटर्स तो बहुत होते हैं, बिकॉज यू नो पीपल ऑलवेज आर राइटर्स हियर देयर, बट वो अपना काम करते हैं, घर पे आके शाम को लिख लेते हैं कुछ अपने इसके लिए। बट हाउ डिड द फिर आप कहोगे कि अल्लाह ऐसा फ्लूक सबको दे। ये भी सब फ्लूक से हुआ है आप एक्चुअली। अच्छा, नहीं, मैं क्या था विकास की, मेरे वालिद चूंकि अगेंस्ट इंडस्ट्री के, तो आई यूज्ड टू, देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि स्क्रीन प्ले ऊपर से लिखा हुआ था। मैं रातों को अब्बा के डर से जागता था। अच्छा। रातों को लिखता था मैं बैठ के। मैं बाद में आऊंगा, लेकिन रातों को लिखते थे इसलिए इनका एक स्पेशल कनेक्शन हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो मैं रातों को पूरी रात जहाँ देखता कि डैडी उठे तो मैं फौरन चादर में, वो दुबक के टेबल लैंप हमारे जमाने में उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था, वो बंद करके जल्दी से मैं सो जाऊँ। तो बोलते थे अंधा हो जाएगा तुझे क्या लग रहा है मैं देख नहीं रहा हूँ। तो वो मुझे, वो विकास ने सही पकड़ा एक्चुअली। वो जागने की आदत मुझे 94 में जब मैं रहमान से मिला तो पता चला कि भाई साहब भी रात भर जागते हैं। तो मुझे जागने में कोई आपत्ति नहीं हुई। हम शाम को 7 बजे से काम शुरू करते थे तो सुबह 7-8 बजे तक, तो मुझे वो एक बेनिफिट हुआ। तो उस वक्त मतलब वालिद के खिलाफ जाके मैं स्क्रिप्टिंग वगैरह करता था और अपने आप ही पीठ थपथपाता था क्या लिखा है। और मेरा सबसे बड़ा मेरा वॉल होती थी मेरी छोटी सिस्टर समीना, उसको सब सुनाता था मैं। वो बेचारी मेरे से 8 साल छोटी है, वो बुराई थोड़ी करने वाली। वाह भाईजान वाह क्या लिखा है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अब जो समझी, जो नहीं समझी। बट दैट्स हाउ मैं ग्रो हुआ इसमें लिखते लिखते। और फिर इत्तेफाक से फिर वही हसीन इत्तेफाक, मेरे एक दोस्त ने मुझे मिलाया इस्माइल दरबार से, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी स्क्रिप्ट पे कहानी बने। इस्माइल दरबार उस वक्त उन दिनों वायलिन बजाता था इस्माइल, वो वायलिन बजाते थे। फिर वायलिन सेशन प्लेयर थे। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जो स्क्रिप्ट मैंने उनको सुनाई, उसमें मैंने रेफरेंस के तौर पे कुछ मुखड़ लिखे ऐसी, जैसा ये एक रोमांटिक सिचुएशन है तो ये गाना हो, इस तरह के अल्फाज हो सकते हैं, डमी लिरिक्स जिसको बोलते हैं। मैंने वो लिख के रखा 4-5 सिचुएशन पे। मुझे याद है हम बैंड स्टैंड पे बैठे थे रात को 11 बजे करीब, तो मैंने उनको कहानी सुनाई और साथ में मैं ये लिरिक्स भी, क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी प्रहलाद न्यारेनी साहब से, तो मैं चाहता था कि कहानी प्रहलाद जी तक पहुंच जाए और फिल्म बने उस पर। तो जब इस्माइल ने पूरी कहानी सुनी और गाने के मुखड़े सुने तो मुझसे कहा, यार महबूब भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे, दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं बोला क्या? बोले आप कहानी तो कमाल लिखते हो यार, मतलब
क्या उतार चढ़ाव है, बट लिरिक्स मत लिखना यार। यस यस बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये उसके जुमले थे। तो मैंने कहा, मैं आपको सुना भी देता हूं, मैंने उसमें एक लिरिक्स लिखा था, रोमांटिक गाना था कि मांग ने मेरी मांग लिया है तुझको मांग कर, मांग ने तारे मांग लिए है तुझको मांग कर। और वो दरबार था, ये मांग 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 उसको समझ भी नहीं आई। अब मेरा कॉन्सेप्ट था कि मांग ने मेरी मांग लिया है तुझको मांग कर, मांग ने, क्योंकि सिंदूर को मैंने तारे से तशबीह दी थी कि मांग ने तारे मांग लिए है तुझको मांग कर। बोले यार ये भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम सुना, तुम लिरिक्स मत लिखना। तो मैंने बड़ी सादगी से, मैंने नहीं इस्माइल में लिरिक्स मेरा इंटेंशन ही नहीं है, मुझे स्क्रिप्ट, बोले और स्क्रिप्ट तो ये है वो है। बट अगेन 3 साल तक कुछ हुआ नहीं, और इस्माइल उस जमाने में बांद्रा छोड़ के खार चले गए रहने के लिए, हमारी मुलाकात भी खत्म हो गई। फिर वही हसीन इत्तेफाक, 3 साल बाद वो सामने से आ रहे, और मैं, अपनी दुकान थी मेरी फिश की, एक्वेरियम की। अच्छा, एक्वेरियम पेट्स वगैरह हम बेचते थे, बर्ड्स वगैरह, बजरिंगर्स, नहीं बांद्रा में, तालाब के सामने, तालाब, अच्छा, नेशनल ढाबा क्या? हाँ। तो दरबार साहब आ रहे थे, तो मैंने बोला, अरे दरबार कहाँ है? तो बोले यार हम शिफ्ट हो गए खार में। तो मैंने कहा क्या चल रहा है, बहुत कंपोजर बन रहे थे, कहाँ है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो बोले यार महबूब भाई प्रॉब्लम क्या पता है? बोले क्या? बोले जितने भी लिरिसिस्ट हैं मैं उनको बोलता हूँ लिरिक्स दो, ताकि मैं कुछ कंपोज करके स्टॉक करूँ और प्रोड्यूसर को सुनाऊं, तो सब बोलते पहले फिल्म लेकर आ। तो मैं कहाँ से कंपोज करूंगा? तो मुझे भी झटका लगा, मैंने कहा ये गलत बात है, देना तो चाहिए कुछ। अब इस्माइल तो मुझे मना कर चुके थे लिरिक्स सब करना, लेकिन लिरिक्स तो मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा है कुछ। मैं बोला अच्छा इस्माइल, देखिए तकदीर भी बदलने का वक्त कैसे आता है, वो एक मोमेंट, यू नीड दैट वन मोमेंट टू चेंज द एंटायर लाइफ, एंटायर करियर। दरबार को मैंने बिठाया, मैंने चाय मंगाई दुकान पे, दरबार को ट्यून तो सुनाओ, तो ही हमड अ ब्यूटीफुल ट्यून। और उन्होंने बोला कि महबूब भाई समझो ये लता दीदी गा रही है। बोला अच्छा सुनाओ, एंड ही sang so well। बोले दरबार बहुत अच्छा है यार। बोले हाँ, मैं और सुनाओ ना। तो बोले अच्छा सुनो, अभी ये गाना सोचो कुमार सानू गा रहा है। बोला सुनाओ। द वे ही hummed that tune, वकास मैं अपने आप से, दैट वॉज द मोमेंट। मैं अभी भी बताता हूं ना, जब मैं जिक्र करता हूं, याद करता हूं, तो मुझे लगता कि कैसे मेरे मुंह से निकला, दरबार में लिखूं, knowing that he stopped me to write the lyrics। तो and he was shocked, he looked at me, तुम? मैं बोला यार इतनी हिकारत से तुम? मैंने कहा यार बहुत अच्छी ट्यून है, सिर्फ मुखड़ा उन्होंने सुनाया था मुझे। बोला लिखोगे? मैं थोड़ा ट्राई करते ना यार, लेट मी हेल्प यू आउट। देखा जाएगा, मुझे लिरिसिस्ट बनना नहीं है, मैं तो यार स्क्रिप्ट राइटिंग सोच रहा हूं, लेट्स सी। सोचा उसने 2 मिनट कि इस आदमी को कैसे बोलूं मैं कि लिखो। अब चाय मेरी पी रहा तो ना भी नहीं बोल सकता था, तो मजाक कर रहा हूं। तो बोले लिखो, देखो अगर कुछ आ जाए तो ठीक है। मैंने कहा कल मिलते हैं। बोले ठीक है। हुआ क्या विकास कि मैं घर जाते वक्त मैंने मुखड़ा लिख दिया जहन में अपने, और ना ही मुखड़ा लिखा, मैंने साथ में एक अंतर अपनी तरफ से लिख डाला, बिना ट्यून के। मुखड़े की ट्यून थी, बट अंतरा आई जस्ट फॉलोड द मुखड़ा's लिरिक्स, और मैंने थॉट प्रोसेस करके लिख दिया। नेक्स्ट डे दरबार आए, कुछ लिखे, एंड ही वाज लाइक क्या लिखेगा ये, इसको क्या है? तो मैंने बोला दरबार सुनो यार, ये मुखड़ा सुनो कैसा लग रहा है। और विकास यकीन करना, ये मेरा काउंटर था दुकान का, वो आदमी ने लिरिक्स लिया, ऐसा मुखड़ा पढ़ा और बोला यार ये तुमने लिखे? बोला खुदा की कसम यार मैंने लिखा है, कोई और नहीं है। और ये अंतरा, एंड ही वाज सरप्राइज टू रीड द अंतरा की इतना अच्छा। एंड करते करते ही जस्ट वेंट आउटसाइड, मेरे केजेस रखे हुए थे जी, वो बाहर गए, एंड अंतरा वाज कंपोज। ओ, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं गया बाहर, बोले जल्दी बाहर आओ। मैं गया, अंतरा सुनो, एंड ही sang द अंतरा। आई वाज ओवरवेल्म्ड। मैंने कहा ये मेरा गाना है। मुझे भी खुशी हो रही थी कि दिस इज माय सॉन्ग। तो बोले मला दरबार ठीक है ना, एक गाना तो, अभी एक गाना नहीं, अभी और लिखो, तुम लिख सकते यार। मतलब तुमने भरोसा नहीं किया मेरे पे। वो मांग 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 पढ़ के तुमने मतलब मेरे को बोल दिए कि कुछ नहीं हो सकता। नहीं ट्राई करो, करते हैं।
एंड फ्रॉम देयर वी बिकेम अ टीम. बट ये जो गाना था, डिड वी हियर इट? नो, वो नहीं आया. It never came out? It never came out. ओह सैड. फिर हमने गाने बनाने शुरू किए. वो दुकान पे उनका सेशन होता था वायलेंस का. तब नदीम श्रावण, आनंद मिलिन, जतिन ललित, बप्पी दा बहुत हिट थे तब चारों. जी. तो ही वॉज बिजी इन वायलेंट. और रात को वो आ जाते थे दुकान पे. फोन आ जाने का पड़ोस में दुकान पे कि यार मैं आ रहा हूँ, कुछ लिख के रखो. उसको बुक कॉपीज का बड़ा शौक है, ऐसी नोटबुक्स का. अच्छा. तो खूबसूरत नोटबुक्स ला के मुझे देते थे. इसमें लिखो, तुम लिख के रखो जो भी आता. फिर मैंने समझना शुरू किया कि लिरिक्स किसको कहते हैं. उसमें भी 6 महीना लगा मुझे एक्चुअली समझने में कि लिरिक्स के माना क्या है. मैं पोइट्री लिखता था. हाँ, फिर पोइट्री और लिरिक्स में हाँ, एक बारीक एक छोटा सा अंतर होता है. थिन लाइन है. फिर इस्माइल मुझे ना करते थे तो मैं चिढ़ जाता था. मैं पेपर फाड़ देने का, गुस्सा हो जाने का इस्माइल पे. लिटरली मेरे झगड़े हो जाने थे कि तुमको समझ नहीं है. एंड वो, और इस बारे में मैं इस्माइल की तारीफ करूंगा. खामोश बैठते थे चुपचाप आधा घंटा हम दोनों. मैं ऐसा गुस्से में बैठा हुआ, वो उधर चुपचाप बैठे हुए. हो गया ठंडा. पर पर तुम बोले नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. ये पोइट्री अपन 7 गानों में एक गाना दे सकते हैं, लेकिन 6 गाने ये आम जनता को समझ में आना चाहिए. करेक्ट. तुम्हारे थॉट्स बहुत गहरे, अल्फाज हल्के करो. देन आफ्टर 6 months आई रियलाइज की ये अल्फाज हल्के करने के माना क्या है. बस विकास, फिर फैक्ट्री खुल गई. दिन में 4-4 मुखड़े लिखने लग गया मैं. चांद छुपा बादल में हमारे जमाने का गाना है, स्टॉक का गाना है. अच्छा, स्टॉक का गाना है. तड़प तड़प के हमारे स्टॉक का गाना क्या है. बोल रहे हैं? तो ये गाना फिल्म के लिए कंपोज नहीं, नहीं हुआ था? हमारा गाना ही है. हम दिल दे चुके सनम हमारा गाना है. अरे तो हाँ, पूरा फिर तो मेन एल्बम ही हो गया वो. एल्बम भी वो हो गया. निम्बुड़ा शायद उसके लिए निबोड़ा लिखा हमने होगा. फिर फिल्म पे फिल्म बनाया. लिखा था. तो इस तरह से फिर हमारी टीम बन गई. एंड देन व्हेन ही रियलाइज्ड, व्हेन ही फेल्ट इस्माइल की यार महबूब भाई अब लिख सकते हैं. और उधर फिर अगेन हसीन इत्तेफाक कि रामू जी ने कहा कि यार मुझे कोई लिरिसिस्ट दिलाओ, कि मेरा फला फला लिरिसिस्ट से जरा झगड़ा हो गया. तो राम गोपाल वर्मा न्यू इस्माइल वेरी वेल, बिकॉज इस्माइल बैकग्राउंड बजाते थे ना, शिवा वगैरह के बैकग्राउंड बजाते हैं उन्होंने. तो राम गोपाल वर्मा ने उनसे पूछा कि मुझे एक नया लिरिसिस्ट, एक अच्छा लिरिसिस्ट मिलाओ मुझे, जो मेरा फला लिरिसिस्ट से थोड़ा पंगा हो गया. तो मिला तो इस्माइल ने मुझे इंट्रोड्यूस करा. दैट्स हाउ आई मेट रामू जी. देन आई रोट सम 2-3 डब फिल्म फॉर हिम. एंड व्हेन ही बिकेम कॉन्फिडेंट कि ये लिख सकता है, ही ऑफर्ड मी रंगीला. दैट्स हाउ रंगीला हैपेंड. दैट्स हाउ रंगीला. वो जो डब फिल्म थी सर, उसमें आर डी बर्मन जी का कुछ, उसमें आर डी जी पंचम दा का एक गाना था, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा था. वो गाने किसी और ने लिखे थे. Okay. एक मणि शंकर करके म्यूजिक कंपोजर थे. अच्छा, तेलुगु म्यूजिक मणि कंपोजर. शंकर. अच्छा, मणि शंकर या मणि समथिंग नाम था. मणि तो था 100%. तो उनका गाना मैंने लिखा, पर वो मेरा नाम मौसम किया जाता है पंचम दा के साथ. जी जी. मैंने कहा ठीक है आने दो, क्या करते. तो ये हुआ, आप राम गोपाल वर्मा जी से मिले, आपने वो डब्ड फिल्में की. फिर जो उनकी जो हिंदी फिल्म थी रंगीला, वो उन्होंने आपको ऑफर की. बट इसी दौरान आई थिंक रंगीला के आसपास ही बॉम्बे फिल्म भी आपने आपके हिस्से आई. अब फिर ये जो एक हसीन इत्तेफाक ही होगा. If I'm not नहीं, ये तब फिर की काम का सिलसिला चल पड़ा. जी. तो एक दिन हमारे रंगीला के कुछ 3 गाने हमारे रिकॉर्ड हो चुके थे. तो यार एक दिन हम लोग खाना खाते बैठे, तो यार ने मुझसे कहा वुड यू लाइक टू राइट अ सॉन्ग फॉर बॉम्बे. तो मैंने कहा नॉट, आई वोंट राइट अ सॉन्ग, गिव मी फुल फिल्म, अदरवाइज डोंट गिव मी फिल्म अ सॉन्ग. बिकॉज मैंने तब से एक ये रंगीला के दौरान जब रंगीला हमारे वो 3 चल ही रहा गाने है हुए काम. थे. हाँ, रिलीज नहीं हुई थी. रिलीज नहीं हुई थी, काम चल रहा काम था. चल रहा था. बॉम्बे रिलीज के लिए तैयार थी. हाँ, बिकॉज वो हाँ, उसमें बनी. बॉम्बे तैयार थी. बट आई वांट नॉट वन सॉन्ग, इफ वांट आई वुड राइट द होल फिल्म, अदरवाइज फॉरगेट इट. ओहो. तो बोले नो, देन दैट्स गुड, प्लीज राइट. एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू द ग्रेट मणि रत्नम. मणिरत्नम. वाओ. और फिर मणि सर से मिले. एंड अब बॉम्बे का एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाऊं कि आपने कहना ही क्या गाना तो सुना ही होगा मेरे ख्याल से. बहुत बड़ा है वो मुखड़ा. कहना ही क्या, एक नैन अनजान से मिले, चलने लगे, ये वो मोहब्बत की. फिर तू ही रे देखो, तो बहुत बड़ा गाना चले जा रहा है. मैं आपको सच कहता हूँ, मैं होटल गया और मैं हकीकत बताता हूँ आपको, क्योंकि देखिए हमारे बॉलीवुड में क्या था ना, छोटे छोटे मुखड़ों का रिवाज था. नींद खो गई, करार खो गया, लगता है मुझे प्यार हो गया. दिस वाज अ ट्रेंड दोस डेज. नहीं सही में, छोटे मुखड़े गोरे थे. गोरे मुखड़े पे काला काला. कोई तुमसे प्यारा प्यारा नहीं है,
तुम क्या चीज हो तुम्हें मालूम नहीं, हो गया मुखड़ा हो गया, तुम सब कोई ठीक है, वो दौर था, होना भी चाहिए, और बड़े हिट गाने थे, सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स थे। तो उधर हमारे यहाँ छोटे छोटे मुखड़े की, मुखड़े छोटे करो। अब बॉम्बे के मुखड़े ये लंबे, बॉम्बे टू नासिक चले जा रहे हैं। तो मैं घबरा गया एक्चुअली, बिकॉज मैं होटल रूम में गया रात को 9 बजे, मैंने छोटे भाई को फोन किया, मैंने कहा यार मुन्ना, मैं नहीं कर रहा हूँ ये, मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप यकीन करना, मैं एक एक लफ्ज सच बता रहा हूँ आपसे। बोले, क्यों भाईजान? मैं बोला यार बहुत लंबे मुखड़े हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है इसमें यार, इट्स टू डिफिकल्ट यार। अपने यहाँ तो अच्छा रंगीला में क्या थे कि रामोजी साथ में इन्वॉल्व थे, और हिंदी थी, रामोजी बड़ा कंट्रोल करते थे मुखड़े। उनकी हिंदी की नॉलेज, हाँ रामोजी इज हैदराबाद ना, ही नोज हिंदी एंड ऑल, बट दैट टाइम AR डिडंट नो हिंदी। AR अभी भी कहाँ पूरा जाता है तो बॉम्बे की कहानी। हाँ, तो मैंने कहा कि यार मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बोले भाईजान इस्माइल भाई से बात करो। इत्तेफाक से इस्माइल साथ में था। अच्छा, वो लेके रेस्टोरेंट में चाय पीने गए थे बैंड्रा में। फिर चाय के ऊपर वहां मैं इस्माइल की तारीफ करूंगा, ही प्लेड अ वेरी बिग रोल। क्या बात है? मैं बोला दरबार यार मैं बॉम्बे छोड़ रहा हूँ। क्यों? दरबार यार तुम ही बोलते हो छोटे मुखड़े होने चाहिए, ये बहुत बड़े मुखड़े हैं, तू ही रे तेरे बिना, मतलब मैंने उस टाइम ट्यून बताया, डरा 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 ऐसे जियो, डरा 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 चले जा रहे। दरबार ने रिवर्स साइकोलॉजी खेली मेरे साथ। अच्छा, बहुत बड़े यार, छोड़ दो। अब मुझे शौक लगा कि ये छोड़ने बोल रहा है ये पिक्चर, हौसला देने के बजाय हाँ ये छोड़ दो। तो मैं जरा जाग गया, मैं उठ के बैठा, मैंने कहा छोड़ दो, ऐ छोड़ो यार, इतने बड़े मुखड़े कौन सुनेगा, है ना दरबार। एंड आई वाज विलिंग टू हैव अ स्टैम्प फ्रॉम इस्माइल की छोड़ दो, तो मैं छोड़ दूं। करेक्ट। पर यार एक बात सुनो, नाउ ही चेंज द टॉपिक। पर यार एक बात सुनो, आज मैं रिकॉर्डिंग पे था ना, हर तरफ बॉम्बे की बात चल रही है यार। अच्छा, उसने मुझे लालच दी, हर तरफ बॉम्बे की बात चल रही है, लोग बोल रहे कि यार क्या फिल्म आ रही है मणिरत्नम की, रोजा के बाद। रोजा तो हाँ बहुत बड़ी रोजा hit के हुई बाद थी। बॉम्बे, और बेस्ड ऑन बॉम्बे राइट्स एंड ये और वो, यार नाम बहुत है महबूब भाई, पीपल आर वेटिंग फॉर दैट फिल्म, बट छोड़ो यार अपने को नहीं करना है। अच्छा मैंने क्या किया, मैं बोले क्या बोले, ए छोड़ो नहीं करना है, मतलब फोन रखो मैं लिख रहा हूँ। एंड आई रोट फर्स्ट सॉन्ग वाज क्या नहीं किया। ओह, द फर्स्ट सॉन्ग, The first song was वाओ, क्या नहीं किया। व्हाट अ सॉन्ग। एंड स्लोली सब गाने आते गए, एंड एज यू से रेस्ट इज हिस्ट्री। हम्मा हम्मा, हाँ वो सब साथ ही में लिखता गया मैं। वाओ, सो दैट्स हाउ बॉम्बे That's वाज। how Bombay was. तो रंगीला भी सर, जो आपकी अगर पहली ओरिजिनल बड़ी हिंदी फिल्म अगर कह सकें, तो यू हैड अ बिग सिंगर लाइक आशा भोसले जी वो सिंगिंग द थिंग। जी। तो क्या आपको पता था जब आप लिख रहे थे कि भाई ये गाना आशा जी गाने मैं वाले जब हैं? लिख रहा था तब नहीं पता था। अच्छा, व्हेन आई रोट द सॉन्ग, तो AR ने मुझसे कहा कि महबूब व्हाई डोंट वी हैव आशा जी ऑन द सॉन्ग, एंड आई वाज पेट्रिफाइड। मैंने कहा आशा जी यार, मैं नया नया बच्चा बोलता है भी वो आशा जी, नो लिसन टू मी, सॉन्ग बहुत हिट होगा। एक बात है AR की ना, उसकी चॉइस ऑफ सिंगर्स आर वेरी ग्रेट, हाँ, मतलब singers की वो casting एकदम कास्टिंग वो परफेक्ट करते हैं यार। AR की ये बात तो माननी पड़ेगी, और भी चीजें मानने के काबिल, लेकिन सिंगर चूज करना। तो मैं जरा घबरा के, हमने कहा यार अभी आशा जी आएंगी, मैं डोंट वरी विल सी लेट हर कम। देखिए तना तना, ये आई रे, सुपर हिट सॉन्ग्स। उसके बाद उस साल फिल्म फेयर में आशा जी को गोल्डन ट्रॉफी दी गई, बिकॉज उन्होंने डिक्लेयर किया था कि आई एम आउट ऑफ द रेस। बट गाने इतने हिट हुए थे दोनों कि उनको ट्रॉफी बोलते हैं ऑनररी ट्रॉफी। मुझे AR को फिल्म फेयर मिला, मुझे RD बर्मन फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हाँ थैंक यू। तो इस तरह से कहाँ से कहाँ पहुँच गए गाने सब। सर उसमें ही एक और मतलब बहुत प्यारा गाना है, क्या करें या ना करें, मतलब दी वर्ड्स आर सो सिंपल, इट्स सो मतलब इसलिए क्या करें क्या ना करें कैसी, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक बातचीत आप कर रहे हैं। तो ये गाना कैसे बना? क्या हुआ, मैं जब ये ट्यून सिचुएशन आई जी, तो AR ने ट्यून मुझे दी। तो AR मुझे बोले कि महबूब व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, यू सिट आउटसाइड ट्राई सम लिरिक्स, मैं तब तक ट्रैक तैयार करता हूँ। जी, मैंने कहा ठीक है। मैं उस ज़माने में हम कैसेट होती थी हमारे पास, छोटे वॉकमैन होते थे,
वॉकमैन में कैसेट सुन के हम ट्यून सुनते थे। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल सिट आउटसाइड, तो लेट मी वर्क ऑन इट। तो रामू जी बोले महबूब यू वर्क अलोन, टेक योर टाइम, मैं मनी से मिल के आता हूँ। ही वेंट टू मीट मनी सर। रहमान की जो लॉबी थी स्टूडियो की, उसमें एक झूला हुआ करता था, केन का, लकड़ी का झूला होता ना, केन का झूला होता था। तो वो रहमान मुझे उसको महबूब थ्रोन बोलता था कि दिस इज महबूब थ्रोन, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, मैं उस पर बैठता था। यानी यार अगर बैठे भी रहते थे ना तो मुझे देख के कम This is yours। तो मैं जाके उस पर बैठता था। तो मैं उस पर बैठ गया, मैंने एक मुखड़ा लिखा तो मुझे खुद पसंद नहीं आया, यार अच्छा नहीं लग रहा है। एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। क्रिएटिव फील्ड में एक बात याद रखिए, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। दुनिया इज सेकेंडरी कि लोग क्या बोलेंगे, पहले आपका अंदर का कॉन्शियस क्या बोलता है। एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि नहीं यार बकवास है। मैंने दूसरा लिखा तो भी मुझे लगा कि मतलब नहीं, उसी ट्यून के अलग अलग वर्जन, ऑप्शन बोलो। और दूसरा जब मुझे अच्छा नहीं लगा ना विकास, तो मेरे मुंह से निकला क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा। एंड क्या करेगा, ये तो मुखड़ा है। ओह माय गॉड। एंड सडनली आई रियलाइज आमिर की सिचुएशन तो यही है रंगीला में कि कैसे बोले उर्मिला से। कैसे, हाँ, दैट आई लव हर। एंड आई रोट क्या करे क्या ना करे, ये कैसे, पूरा मुखड़ा तैयार। वाओ। एंड आई वाज जंपिंग, क्या बात है, क्या मुखड़ा है। इतने में रामू जी आए। तेलुगु के एक बड़े मशहूर राइटर है सीतारामा शास्त्री, ओके। जो वहां पे उनको आनंद बख्शी बोला जाता है वहां का। हाँ, बहुत बड़ी हस्ती। तो उनको भी लेकर आए साथ में, और उनको हिंदी अच्छी आती थी। तो रामू जी आए तो रहमान को अंदर न्यूज़ पहुंचा कि मैं आ गया। तो रहमान उठ के बाहर आए। तो शास्त्री, अरे महबूब हाउ आर यू, ये वो। तो रामू जी बोले कुछ लिखा आपने? तो पहले तो मैं खौफ खा गया, मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं लिखा। तो रामू जी बोले महबूब मैं 1 घंटे बाद आया हूँ एंड इट इज़ इम्पॉसिबल कि आपने कुछ नहीं लिखा, इतना मेरे को मत बनाओ आप। तो मैंने कहा रामू जी मैं सुनाता हूँ, पसंद नहीं तो बोल देना यार। मैंने 2 तो कैंसिल किया है, लेकिन ये मुझे लगता है कि बैठेगा। तो रहमान फॉरगेट योर शाइनेस, सिंग सुना क्या है, डू और नॉट टू डू, दिस इज डेली लैंग्वेज महबूब। तो मैं बोला नहीं चाहिए, अरे नहीं वी वांट दिस, वही तो कैरेक्टर है, करेक्ट, वही तो कैरेक्टर है। हाँ, बिकॉज ये अल्फाज, वो जो आमिर सर का जो कैरेक्टर था वो कोई भारी आमिर अल्फाज तो वही use नहीं कैरेक्टर करेगा। था। Correct। और ये आ गया। तो मैं बोला बट द वे यू सिंग। फिर 10 बार मुझे गा के, रामू जी की आदत, जब पसंद आता था गाना, सिंग वंस मोर। मतलब रामू जी इसके तो पैसे आप देते नहीं हो, खाली लिखने के दे रहे हो, अभी कितना गाऊं, मैं सिंगर थोड़ी हूं। फिर मैं वो क्या करे क्या न करे, ये कैसे मुश्किल। थोड़ा सा देखिए, ये होता है क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होना, Correct। कि आप अपनी तरफ से क्या दे पाते हो। करेक्ट। ना कि सिर्फ ये कि म्यूजिक डायरेक्टर क्या दे रहा है, डायरेक्टर। आप राइटर हो ना, आपने अल्फाज लिखे, जहां तक लिरिसिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, राइटर की, आपने अल्फाज लिखे तो आपको थोड़ा सा निभाने का एक अंदाज अगर आपने दे दिया तो गाने में 4 चांद लग जाते हैं। करेक्ट। फिर जब उदित आए तो उदित को हमने ये सुना है, क्या करे क्या ना करे, ये उन्होंने उसको कैसा, replicate वरना मैं सिंपल गा सकता था, क्या करे क्या ना करे। तो शायद अप्रूव ना भी होता, नहीं, शायद वो फन नहीं आता, फन नहीं आता। हाँ, लेकिन वो एक मजा आ गया उसके अंदर। करेक्ट। तो ये मेरी अपनी कंडीशन थी कि मैं परेशान था कि क्या करूं क्या ना करूं, और इस तरह से गाना वजूद में आया एक्चुअली। बट सर मतलब आपकी जियोग्राफिकल लोकेशंस भी अलग है, बिकॉज राम गोपाल वर्मा जी, एज फार एज आई नो, हैदराबाद बेस्ड, AR रहमान चेन्नई बेस्ड, आप मुंबई बेस्ड। तो हर टाइम कोई गाना अप्रूव करने के लिए ट्रैवल होता था या कुछ फोन से? नहीं, उस जमाने में मेरे पास आई हैड बिकम द प्रिविलेज मेंबर ऑफ जेट एयरवेज। हाँ, इतनी टिकट्स हो गई थी। अच्छा। मतलब रामू जी का पैशन मैं आपको बता नहीं सकता। वो आदमी, मैंने वैसा दीवाना आदमी नहीं देखा है। मतलब he is, I would say, जरा सी रहमान का फोन है कि रामू आई एम हैविंग समथिंग विथ मी, महबूब कम टू द एयरपोर्ट, टिकट्स तैयार, हम चेन्नई जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अगर मेरी कोई रिकॉर्डिंग होती थी, डोंट लीव द रूम, गो चेक योर रिकॉर्डिंग देन कम बैक टुमारो। अच्छा। तो हम चेन्नई, मेरी आधी जिंदगी उस वक्त की देखा तो चेन्नई में गई है एक्चुअली। तो हम चेन्नई में रहते थे। फिर AR का भी एक सिलसिला, फिर एक होता है, देखो विकास, एक
टीम बन जाती है ना आपके, एक राब्ता हो अंदर से जाता है, एक टीम के एक ताल्लुक बन जाता है। तो रहमान भी, मैं वो कैन यू स्टे बैक, क्यों रहमान, आई हैव समथिंग विद मी फॉर द सेकंड सिचुएशन, लेट्स वर्क ऑन इट, ओके। मजा आता था यार के साथ काम करने का, तो लुत्फ ही अलग था, रातों को जागो और दिन में सो। तो पर आपको तो आदत थी, और हमको तो देखिए वो भी पता है, वो ब्रॉटअप ऐसा कुदरती हुआ था Correct, कि मैं रातों को, थैंक्स टू माय फादर्स फियर, Correct. कि मैं रात को जागता था तो उसने मेरा सपोर्ट किया कि मैं रातों को बेधड़क जागता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और जैसे सर का है वैसे AR ऑल्सो, बिकॉज ही वो क्या करते थे, इளைयराजा बाकी कंपोजर्स के साथ ही यूज्ड टू वर्क एज ए सेशन म्यूजिशियन। तो अपनी म्यूजिक पे काम करने के लिए उनके पास रात को ही समय होता था, तो वो भी रात भर जगते थे, सर भी यहाँ बॉम्बे में रात भर जगते थे, तो दोनों साथ काम करने लग गए। तो I think हमने ये मिलना बड़ा- था, हाँ, ऐसा मिलना था, it तो was ये सब destined. होना था, Yeah. ऐसा था। माय गॉड। सो देन रंगीला हुई, बॉम्बे हुई, एंड देन रंगीला ऑब्वियसली सुपर डुपर हिट, बॉम्बे सुपर डुपर हिट। नाउ सडनली दिस एंटायर सक्सेस केम, कोई पहली फिल्म में आपने सिक्सर मार दिया, इतना बड़ा ये हो गया, ये हो गया। हाउ डिड द थिंग्स गो आफ्टर दैट? उसके बाद क्या प्रोजेक्ट्स आए आपके पास, क्या क्या हुआ आपकी उसके बाद तो AR के तो तकरीबन प्रोजेक्ट्स मैंने किए। उसके बाद Correct, तो correct. लक्ष्य के डोली सजा के रखना है, दिल ही दिल में है, और फिर वो कॉमनवेल्थ का गेम है, Commonwealth वो का। कॉमनवेल्थ गेम का सॉन्ग युवा। युवा आ गई, फिर इरुवर मनी सर की जो yes, ऐश्वर्या की, yes. इट वाज ऐश्वर्या राय's एक्चुअली डेब्यू फिल्म, Yeah. वो आ गई मेरे पास। फिर उसके बाद फिर अनियन वो सब भी लिखा। फिर आनियन आ गई। और रहमान मुझे बोलते थे कि लिख दे यार, तो मैं कर देता, वरना नहीं इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट टाइप ऑफ, बट वो बोलते तू लिखना यार, आई वांट यू टू राइट, तो मैं लिख देता था, वरना मैं डब लिखता ही नहीं था। Correct. फिर माँ तुझे सलाम आ गया, वंदे मातरम, वो एल्बम आया। Sir, tell us about that because that is a landmark song. I think Yeah. in the Indian music scene, आपने फिल्मी गाने तो अब लिख ही रहे थे, बट एज एन एल्बम जब भरत बाला वाज मेकिंग दिस थिंग, AR रहमान साहब ने कंपोज किया माँ तुझे सलाम, एंथम, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस ऑफ राइटिंग दैट सॉन्ग? बिकॉज इसमें भी अल्फाज बहुत सिंपल हैं, बट इट इज सच अ स्ट्रॉन्ग, मतलब उसका एक फील है। आज भी इंडिपेंडेंस डे पे कहीं हो तो नहीं, इंडिपेंडेंस डे तो छोड़ो विकास, अब तुम देखो जब हमारी इंडियन टीम जीतती है correct. तो विराट कोहली ये लोग पूरा गाना गाते हैं, पूरा गाना गाते और मुझे हैरत है कि वो कब का सॉन्ग है, करेक्ट 98 तकरीबन, 97 हाँ, और 98 आप देखो तो अभी तक वो लोग उस गाने को करेक्ट और फील्ड पे गाते, तो मुझे रहमान का फौरन मेल आता है, वी आर स्टिल अलाइव, यू नो, अभी तक अपना गाना चल रहा है। नहीं, उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, मैं लिरिक्स और पोइट्री वही फर्क थोड़ा बता रहा था जी कि थोड़े सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। जी जब हमने माँ तुझे सलाम का कॉन्सेप्ट, जब AR ने फैसला किया ना कि ये एल्बम करना है, सो ही कॉल्ड मी एंड बोले यार 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है अपना, उस वक्त उस साल 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था अपने हिंदुस्तान का, तो बोले एक एल्बम करते हैं। अच्छा विकास, एक बात बता दो कि आपको भी पता कि कभी हम ये नहीं सोचते थे कि, हम ये सोचते थे, ये सोच होती है कि यार गाना अच्छा चले, गाना लोगों को पसंद आए, पर जिस लेवल पे गया वो कभी आप सोच नहीं सकते यार मैं तो ऐसा लिख दूंगा और मैं तो ऐसा कंपोज की यार वो सुपर हिट हो गया। एक अच्छा गाना तो लोगों को मजा है, लोग पसंद करें। तो रहमान और मैं उस रात, बाला जो हमारे डायरेक्टर थे, हम लोग बैठे तो क्या किए, तो मैंने एक मुखड़ा लिखा, तो ट्यून थी आपके पास? हाँ ट्यून थी, अच्छा। क्योंकि AR ट्यून पहले देते अक्सर, जी हाँ। अब जाके वो कभी कभार, जैसे Lyrics मेरा पे गाना compose था करने 1 2 का 4 का, जी, जी। खामोशियां गुनगुनाने लगी, दैट इज ऑन लिरिक्स, ओ, अच्छा, ओनली द मुखड़ा, अच्छा खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां तन्हाइयां मुस्कुराने मुस्कुराने लगी। लगी, वो भी कैसा हुआ कि मैं प्लेन में जा रहा था, हम्म। तो डायरेक्टर शशिलाल नायर ने मुझसे कहा कि यार क्यों बैठे हो फालतू, कुछ लिखो ना। तो मैंने बोर्डिंग कार्ड हुआ करते थे उस जमाने में, तो मैंने उस पर लिखा खामोशियां तन्हाइयां मुस्कुराने लगी, इतना ही लिखा। वेरी नाइस, देखते हैं रहमान क्या बोलते हैं। और इत्तेफाक ये हो कि रहमान को जब मैंने मुखड़ा दिया तो उन्होंने तो कंपोज करके रखी, तो बिल्कुल उसको फिट हो गई। एंड लता मंगेशकर और जी लता sang that दीदी song, ने, what a- आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि दीदी ने मेरा गाना गाया वो। जी जी जी। तो बहरहाल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इवन द अदर सोना नहीं ना सही, वो भी सेम सोना नहीं ना, वो भी वो इसमें नहीं था। 1 2 का 4 के गाना है ना? If I'm not अच्छा, मुझे नहीं, वो मेरा नहीं था, फिर अच्छा, मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, तो मजरूर साहब ने लिखे, फिर बाद में दूसरा मैंने लिखा। अच्छा, बट दिस हाँ, सॉन्ग यू रोट? हाँ, this song I wrote, खामोशियां। अच्छा अच्छा तो माँ तुझे सलाम, कमिंग बैक टू, जी जी तो जब ये तय हो तो हमने सोचे कि किस ऑडियंस को पकड़े, ऑडियंस टारगेट क्या होनी चाहिए, ये हमने सर खपाया उस वक्त। तो वी थॉट ऑफ
समझो 18 से लेके 22-23 साल के बच्चों को, अच्छा, ये आपका टारगेट ये ऑडियंस, हमारा टारगेट ऑडियंस थी कि हम ऐसा कुछ गाना बनाए जो ये ऑडियंस गाए। मैंने कहा ठीक है, दैट मीन्स आई हैड टू राइट इन अ वेरी सिंपल वे। उसका मतलब वही हो गया ना, जी, शायरी नहीं करनी थी मुझे, बस सिंपल वे में लिखना था। पर अब क्या, तो बोले यार, अब मेरे उधर एक जहन में हम डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे जहन में एक बात आई कि देखिए, जब पेट्रियोटिक सॉन्ग होता है तो आप अक्सर आप जितने भी पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें ये होता है कि हम जान दे देंगे, हम खून बहा देंगे, हम ये करें। तो मैंने कहा ये दिस गोज विदाउट सेइंग, हम अपने वतन के लिए जान दे ही देंगे। वक्त आ गया, खुदा ना करे अगर ऐसा कुछ वक्त था तो हम दे ही देंगे। हम चाहते पीस रहे, अमन रहे, लेकिन अगर कुछ होता तो वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइफ, दैट गोज विदाउट सेइंग। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करें, फिर ऐसा क्या हो। तो फिर ये डिसीजन लिया हमने कि बहुत से हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो है बाहर रहते हैं जी, बट उनका दिल हिंदुस्तान में है, दे हैव द लव फॉर द कंट्री। करेक्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, भले बिलियनर हो जाए बाहर, मगर हिंदुस्तान की महक खुशबू। मिस करते हैं। अब आप देखिए ना, आप भी जब कि फॉरेन लैंड जाओ, जैसी प्लेन लैंड करता है बॉम्बे में, आपको ये दिस इज माय कंट्री, एक अमन आ जाता है, अमन पीस आ जाता है। तो बोले ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। आई टुक द ट्यून टू द होटल रात को, डा 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 डा, सुन रहा हूँ लगा के कैसेट पे, डा 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 डा, ये लाइन आई ना। तो दिस वाज द फर्स्ट लाइन आई रोट, माँ तुझे सलाम। अरे ये फर्स्ट ये मेरे जहन में आई कि एक नॉन रेसिडेंट इंडियन वो अपने मुल्क आना चाहता है, वो क्या बोलेगा, माँ तुझे सलाम, करेक्ट, है ना। सिंपल थॉट, सिंपल थॉट। इमीडिएटली मैंने गाड़ी मंगाई होटल में और सीधा भागा। मैं, रहमान वेट, जाना मत, ऊपर मैं आ रहा हूँ। बाला भी वहीं थे। और मैंने बोला देखो भाई, कुछ आया नहीं है, ये एक लाइन आई है, माँ तुझे सलाम, एंड वी ऑल वर डांसिंग लाइक, मतलब बाला तो इतने जज्बात में आ गए थे। मैं बोला बस एक रात दे दो, अब गाना लिख दूंगा, क्योंकि अब हुक मिल गया था मुझे। देन आई केम विद यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया, नहीं कोई। उस जमाने में एक बुक थी, नॉवेल थी मशहूर, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। तो उसका मैंने मेंशन किया कि 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है। ओहो, वहां से आया, वहां से नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी। तो दिस इज हाउ जब ये गाना रिलीज हुआ, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अल्हम्दुलिल्लाह इट बिकेम सुपर हिट, आज भी है, सुपर डुपर हिट यार। मैं और यार हम एक खाना खाए, बॉम्बे में थे यार, हम खाना खा के बाहर निकले, हम गाड़ी का वेट करते, हमारी गाड़ी आने का। तो सडनली एक कार गुजरी हमारे सामने से, और 4-6 बच्चे थे, बहुत कम उम्र के, 20-22 साल के, एंड ऑल वर शाउटिंग, माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम। मैं रहमान को ये हो गया आपका we did our job, हमारा काम हो गया। थैंक यू। तो हम लोग तो एकदम हाथ पकड़ गई, हमारा मकसद हल हो गया कि हम चाहते थे कि हमारे मुल्क का बच्चा जिसको अभी समझ आई है, वो ये भी समझे कि मादरे वतन क्या है जी, वतन की मोहब्बत क्या होनी चाहिए, और माँ के लिए क्या गाया जाए। तो जैसा कि दुबई में शो था रहमान का, फर्स्ट एवर शो, तो उनके बहुत जिद करने पे फिर मैं चला गया साथ में। तो मैंने स्टेज पे वही बोला कि 50 साल की सालगिरह पे मुल्क की, हमारे दिल में कोई सियासी मुद्दा नहीं था, हमारे दिल में कोई पॉलिटिकल रिलीजियस कॉन्सेप्ट था ही नहीं। एक ही मकसद था कि 50वीं सालगिरह पे अपनी मादर वतन को क्या तोहफा पेश करे। तो सलाम से अच्छा तोहफा क्या होगा कि मदरलैंड पीस बी अपॉन यू। तो इस तरह से we made this song. Wow. But sir, tell us, I mean, you worked so closely with Mr. A.R. Rahman and he's such a legend, मतलब पर वो काफ़ी इंट्रोवर्टेड है, मतलब जितना हमने देखा है, सुना है, ही इज़ नॉट वेरी दिस थिंग। तो उनके साथ काम करने में आपको कितना पुश करना पड़ता था, कितना कन्विंस करना पड़ता था, बिकॉज हिज नॉलेज ऑफ हिंदी, जैसा आपने कहा कि ऐसा नहीं था। तो हाउ डिड, बिकॉज यू क्रिएटेड मैजिक, ऐसा नहीं कि एक गाना फ्लूक में चलो हिट हो गया, सो मेनी सॉन्ग्स यू डन,
सो हाउ डिड दैट वर्क सिनर्जी कैसे होता था कि आप सुनाते थे, वो फिर उसको ही यूज्ड टू आस्क यू फॉर द मीनिंग इन इंग्लिश, क्या होता था वो? हाँ नहीं, उसमें क्या है विकास, देखो व्हेन यू आर अ टीम, जब आप कोई टीम बने हुए हैं और आपने समझो 4 बच्चों को ले लिया कि अब हम एक कुछ क्रिएट करेंगे, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस ऑन देम, अदरवाइज डोंट टेक देम। मुझे शेखर कपूर ने बड़ी अच्छी एक बात सुनाई थी कि व्हेन यू साइन अ टेक्नीशियन, ट्रस्ट हिम और डोंट टेक हिम। करेक्ट, समझ में आया जी। अगर आप उसको अपॉइंट कर रहे हो तो सोच पूरा के अपॉइंट भरोसा करो, करके छोड़ वरना दो। छोड़ दो, मत लो, वो आपके पैर नहीं पड़ रहा है बेचारा। AR और मैं जब रंगीला के पहले 3 गाने हुए, फिर बॉम्बे हमने शुरू की, जी। तब तक एक कॉन्फिडेंस लेवल हम दोनों का एक दूसरे पे बैठ चुका था। यानी मैं आपको ये भी बता दूं कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि मैं लिरिक्स लिख के गया होटल से, यार जस्ट लिसन ना, फॉरगेट इट यार, इफ यू हैव रिटन इट हैज टू बी गुड। अच्छा, इफ यू हैव रिटन इट हैज टू बी गुड, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता था। रहमान मुझे पूछे ट्रैक कैसा है, कभी कभी कोई चीज ऐसी लगती थी कि यार नहीं AR ने किया ना, इट हैज टू बी गुड। तो हम दोनों के बीच में वो, हाँ कभी कभी मैं जिद कर रहमान बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनते ले यार, सुन लो ना, मैं आपको, सो आई हैड टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फिर मैं उनको समझाता मतलब क्या है, क्या फीलिंग है गाने का। ओके ओके गो एहेड। जैसा हमारा गाना ले लें आप, कभी नीम नीम कभी शायद शायद, तो मनीष सर आए 2 बजे रात को सुनने, वहां तो रात को दिन होता था, तो मनीष सर 2 बजे आए तो मुखड़ा उनको पसंद ही नहीं आया। कभी नीम नीम कभी नहीं, शायद शायद कुछ और था, कुछ, अच्छा कुछ और था। बोले अंतरा बहुत अच्छा है, सोंदा की लाली, यानी का है वो सब। ये जिस्म अच्छा है आपका, इसको मुंडी चेंज करो। हाँ। अभी ये क्या चेंज करे भाई, क्या चाहिए भाई, थोड़ा फोकस चाहिए। फिर हम रात को 2 बजे, मैं मधुश्री रहमान, हम तीनों, मधुश्री जी की भी कास्टिंग बहुत अच्छी हुई थी उस हाँ, गाने में, उस गाने में। मतलब अब हम तीनों बैठे हैं और फिर रहमान ने पियानो लिया, कीबोर्ड उनका अपना, और रहमान ने बजाना शुरू किया। मैं वो गिव सम वर्ड्स ना। दूसरे में आपको बताऊं, बहुत एक बार आप बैठ गए ना यार, अगर आपका जम गया ना, इट्स वेरी इजी टू वर्क विद हिम। अच्छा, एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मुझे तो मजा आता, मैं बेफिक्री से काम करता हूं उधर। रहमान नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, होटल जा आराम कर, कल देखते हैं। लेट इट कम, ट्राई, स्क्रैच योर हेड, करो, कोशिश करो, तो ठीक है यार, आएगा तो कर लेंगे। पर जैसी रहमान ने ट्यून बजाए, मेरे मुंह से निकला कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त। फाइन, बुलाओ मनी सर को। हमने रिकॉर्ड किया, मनी सर को 4 बजे बुलाया, वो भी आ गए, डन, सॉन्ग इज फाइनल। वाह। तो एक रैपो जब आपका बनता है ना, जब आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, जैसे रहमान अक्सर बोलते थे, इफ यू हैव रिटन इट हैज टू बी गुड, बात खत्म। उल्टा है, उस वक्त जिम्मेदारी मुझ पर ज्यादा आ जाती है That you have to give your best, कि मुझे because you trust है। AR के ट्रस्ट को मेंटेन करना है, ताकि उनको ये नहीं लगे कि मैंने बोल दिया तो महबूब कुछ भी लिख रहा है, ऐसा ना लगे उनको। तो अब रही इंट्रोवर्ट की बात कि हाँ वो थोड़ा कम बोलते हैं। मेरे साथ ऐसा मामला नहीं, क्योंकि अब 30 साल हो गए तो शुरू रहती है बातें, बट यस थोड़ा सा है वो उनका अपना, इतने से जुमले में जवाब देना। करेक्ट, हाँ, आप इतना लिखो लेकिन तो उतने में हो जाता है, उतने में हो जाता है सब, वेरी एलिक्वेंट। तो आई एम स्टिल एंजॉयिंग वर्किंग विथ हिम। हम लोग कभी भी, उसके बाद आपने कितने सारे किया? फिर PS1 हुआ, फिर PS1, थग लाइव, हीरोपंती 2, ऐसा। जी अभी सर हम एल्बम्स की बात कर रहे थे, तो माँ तुझे सलाम तो था ही। अनदर वेरी पॉपुलर एल्बम ऑफ योर्स वाज केके's पल, यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, वो भी आपने लिखा है। जी। नाउ दैट्स आल्सो एन आइकॉनिक सॉन्ग, या दैट्स अ सॉन्ग जो मतलब अभी आई थिंक अगर दोस्ती के लिए कोई अगर गाना, अगर हम भी रील निकालें और दोस्त के साथ एक अगर गाना डालना है, पहला गाना जहन में वही आता है, यारों दोस्ती। कि यारों दोस्ती। व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड दैट? आई थिंक लेस्ली लुइस हैड कंपोज्ड दैट। Les has composed the album, और केके और मैं एक गाना कर रहे थे विद रहमान इन चेन्नई। तब मेरी केके से पहली मुलाकात हुई, हम एक फिल्म कर रहे थे, तो केके उसका गाना गा रहे थे, तो और केके ने रात को गाना गाया, हम 2 बजे होटल पहुंचे, हम एक ही होटल में थे। केके को मे ही सोल रेस्ट इन पीस, मेरा भाई था, छोटा भाई था वो, गॉन टू सून। गॉन टू सून, एंड मेरे बच्चे रो इसकी मौत पे, क्योंकि
मेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, बट दे क्राइड लाइक बेबी, क्योंकि उनको बेबी बोलता था आज भी बेबी बोलता था, हाउ आर माई बेबीज, क्योंकि उसने इनको इतने इतने देखा है। तो हम बैठ गए रात को बात करते हुए, तो सडनली क्या होता है ना विकास, वही मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी आप क्लिक कर जाते हो किसी से, सडनली आपके ख्यालात, आपके दिलो दिमाग मिल जाते हैं, आप अपने लगने लगता है सब कुछ। तो हम दोनों भाई रात को 4 बजे तक बैठे बात करते हुए, खाना खा के, फिलोसफिकल बातें हो रही है, रिलीजियस हो रही है, कभी काम की बात, करियर की बात, कभी ये कभी वो, सब बातें हम करते थे। तो मैंने उससे कहा कि तू बम्बई आएगा ना तो मैं तुझे एक विजुअल से मिलाऊंगा, एक गाना जो मुझे लगता है तूने गाना चाहिए। तो उसकी आदत थी, ऐसा टेढ़ी उंगली करता था, टेढ़ी मुंडी, और ऐसा वो ये क्या भाई कौन सा गाना भाई, कौन सा गाना भाई, कौन सा गाना है, वो ऐसा 3 बार रिपीट करता था। तो मैंने कहा तू बॉम्बे आ, मैं मिलाता हूँ। उस सुबह मैं चला आया बॉम्बे। व्हेन ही केम बैक ही कॉल्ड मी, तो मैंने कहा एक म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार में मिलाता हूँ तुमको उनसे, हमारा एक गाना है, आई थिंक यू शुड सिंग दैट सॉन्ग, एंड दैट वाज तड़प तड़प के। तो के ने कमाल गाया, वो तो क्या गाया। अब वो गाना हमने किसी और फिल्म के लिए बनाया था। तो केके ने जब गाया तो हम तो देखते रह गए, क्योंकि केके की पिच मैं रहमान के उस गाने में देख चुका था कि केके कहाँ तक पहुंचता है। कौन सा गाना था सर? एक फिल्म थी, अच्छा, हाँ, that song अभी did come अभी out. आए नहीं बाहर। तो मैं केके से बहुत खुश था कि यार क्या गाता है लड़का, और जैसे ही इसने तड़प गया तो इस्माइल एकदम हैरत में पड़ गया, मैं भाई क्या सिंगर है ये। फिर हमारा उस प्रोड्यूसर से भी इस्माइल का कुछ पंगा हुआ, तो गाना बच गया तड़प तड़प। तो इस्माइल ने एक वादा किया कि किसी के जब भी वक्त आएगा ये गाने का तू ही गाएगा। अच्छा, वो गाना रिकॉर्ड होके इट वाज कंप्लीटली डन एंड रेडी? नॉट कंप्लीटली, इट वाज द मुखड़ा गाना था। अच्छा, प्रेजेंटेशन के लिए था। तो मेरी केके से उस वक्त मुलाकात है, मतलब इट वाज लाइक मेरे घर आना, मेरे पास बहुत बड़ी गैलरी थी, तो मेरे बच्चों से फुटबॉल खेलना, ये करना वो करता था। इतना कांट टेल यू, आई मिस हिम सो मच। मेरा फैमिली मेंबर था वो एक्चुअली। तो व्हेन ही थॉट ऑफ पल, तो उसके दिमाग में मैं आया। सो ही केम टू मी, बोले भाई एक एल्बम करते हैं, सोनी का एल्बम है, सोनी हैज साइन मी फॉर द एज एन आर्टिस्ट, व्हाई डोंट यू राइट। केक्स, मैं उसको केक्स बुलाता था क्योंकि 2 के थे ना, तो मैं उसको केक्स बोलता था। हम लोग केक्स, व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। एक बात उसमें ये हुई कि लेज़ली का जो अंदाज था कंपोज का, वो बहुत अलग था आम हिंदी फिल्मों से। एल्बम की कंपोजिंग कुछ थोड़ी सी, और लेज़ली का स्टाइल ही वेस्टर्न स्टाइल था, वेस्टर्न हाँ। स्टाइल। तो मैं बोला कि एक बात है यार, लेकिन तो बोले क्या? मैंने कहा तुझे मेरे साथ बैठना पड़ेगा, यू विल हैव टू हम द ट्यून, आई विल राइट द लिरिक्स, सामने सामने बैठ के काम करेंगे। अच्छा, एकदम हाँ, ऐसा नहीं करके दे दिया, आप घर नहीं, पे जाके वी विल लिखो। सिट टुगेदर एंड वी विल वुड हम द सॉन्ग। याद आएंगे, फिर मैं के वापस गा, फिर वो गाता था, फिर मैं लिखता था। तो वहां से हमने इस पर काम एकदम शुरू one on किया। one, one on one हाँ, की। तो के सुबह 11 बजे आते थे और शाम को 8 बजे घर से जाते थे, और हम ब्रेक लेते थे। तो मेरे जो रूम था उसमें हम चटाई बिछाते थे, और हम दोनों नीचे सो जाने के 2-2 घंटा 2 से 4 नहीं, जरूरी, चिकन के बाद कौन काम करेगा। तो हम सो जाते थे, जो मजेदार चिकन बनता था। उसने मेंशन भी किया वो पल के सीडी पे, अच्छा। बेस्ट थैंक्स फॉर द गुड फूड महबूबा, ये ऐसा करके कुछ तो भी। तो हम सो जाते थे। फिर मेरी आंख खुलने की तो पता लगा कि बाहर आवाज आ रही है, जो उठ के देखना तो मेरे बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा है वो। 4 बजे उठ जाने का और फुटबॉल खेलने का, बोले भाई को सोने दो। फिर हम 5 से लेके 9 बजे तक, 8-9 बजे तक काम करते थे। यारो दोस्ती जब आई तो ट्यून आई, मैंने केके से एक बात ये कही थी कि केके एक काम करेंगे, हम लोग हर गाने का ना एक सब्जेक्ट पकड़ लेंगे, एक थीम पकड़ लेंगे कि यार किस टॉपिक पे गाना लिखा जाए। एंड दैट्स हाउ आई केम फॉर हम रहे ना रहे कल, याद आएंगे पल। अब ये गाने पे मैंने केके से केक्स, ये ट्यून इतनी प्यारी है कि लास्ट वर्ड में सेकेंड लाइन में फिर मिलाऊंगा, हम रहे ना रहे कल, कल याद आएंगे पल, पल ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या फला फला। अरे वाह, तो दैट्स हाउ वी, थैंक यू। तो ये लिखा, फिर यारो दोस्ती आई। मैंने कहा कि ट्यून इतनी प्यारी थी, मैंने कहा केक्स यार ये दोस्ती की थीम पकड़ते हैं।
भाई आप मतलब आप बोल रहे हैं कि वो ट्यून बन गई थी विदाउट नोइंग दैट इट विल बी अ फ्रेंडशिप सॉन्ग? नो 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 वी डोंट नो। अरे। जब केक आने का ना, हाँ। और केक जब मुझे सुनाता था ना, तो मैं उस पर हम डिस्कस करते थे, मतलब केक मुझे लगता है कि इस पे, बोले भाई कुछ तो फेंको, हमारी इंग्लिश की इंडस्ट्री की जबान, कुछ तो फेंको यार। हाँ। तो मैंने वहां बोला कि ऐसा करे यारो दोस्ती बड़ी ही हंसी। हाँ भाई, तो क्या थीम पकड़े? मतलब दोस्ती की, यारो दोस्ती बड़ी हसीन है ना, तो जो भी लिरिक्स है जी। तो इस तरह से हम थीम पकड़ते थे। वाह। आपकी दुआ है प्यार हुआ, वो गाना था। फिर एक ट्यून थी जिसमें मुझे ऐसा लगा कि केक्स तो ट्रैवल कर रहा है यार, तो हमने वो एक गाना बनाए थे, ट्रैवलिंग सॉन्ग हम था। सफर वाला। हाँ नहीं, वो इसी पल में था। पल में था। हाँ, इस तरह से। अच्छा। तो दिस इज हाउ दैट एल्बम केम इनटू एग्जिस्टेंस। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो गाने भी आज तक, नहीं आज तक बोल। आज भी। और मुझे कुछ लोग बोलते कि यार आप तो थीम सॉन्ग राइटर हो गए वे, माँ तुझे सलाम हो गया, यारो दोस्ती हो गया, दिल टूटने का तड़प तड़प के हो गया, पल हो गया, क्या है ये? मैंने कहा ये महबूब है ये। ऐसा। तो दिस इज हाउ चला काम। तो ये था। और जो आपके ओरिजिनल कोलैबोरेटर अगर मैं कह सकूँ, इस्माइल दरबार जी, उनके साथ जो आपने हम दिल दे चुके सनम किया, तो आप मतलब ऐसा था कि उनसे शुरू किया, फिर आप दुनिया भर घूम के आए, सब के साथ काम कर लिया, इतनी सक्सेस पा लिया, एंड देन यू वर्कड ऑन द बिग कमर्शियल सक्सेस कॉल्ड हम दिल दे चुके सनम। तो वो प्रोजेक्ट जब हुआ, हाउ डिड दैट हैपन, हाउ डिड यू गेट टुगेदर, उसका क्या प्रोसेस था? नहीं, कमर्शियल सक्सेस तो देखो बॉम्बे भी थी, नहीं इस्माइल जी, इस्माइल के साथ। हाँ। नहीं, इस्माइल की पहली तो मैंने आपको बताया कि इस्माइल और मेरी टीम बन चुकी थी ना। टीम तो पहले हमने 11 साल स्ट्रगल किया है जी साथ में। तो वो बोला स्ट्रगल किया, हाँ। लेकिन फिर यू वेंट एंड अचीव्ड ऑल द सक्सेस। हाँ, वहाँ उसमें लाइन अलग हो गई। हाँ, फिर मैं तब मैं महबूब बन गया बाय द Correct, ग्रेस ऑफ correct. गॉड, Yeah. एंड ऑफ कोर्स सब दोस्तों की दुआएं थी, माँ बाप की दुआएं थी। तो फिर इस्माइल और मेरी टीम तो हम तो गाने बनाते थे। Correct. इवन व्हेन आई यूज्ड टू बी इन मद्रास, मैं वहां से कुछ ना कुछ मुखड़ा भेजता था इस्माइल को, फोन पे लिखो मैंने ये मुखड़ा लिखा है आज। इस्माइल मुखड़ा लिखते थे, फिर कंपोज करके रखते थे। अच्छा अच्छा। जिस तरह हम टीम थे, फिर हम स्ट्रगल किया हमने। आफ्टर इवन दो आई अचीव सक्सेस, मैं इस्माइल के साथ हमेशा, उनकी एक स्कूटर हुआ करती थी साइड कार की, वो अच्छा। वीरू और जय की वीरू नहीं जय होती वाली, थी, तो हाँ, मैं बाजू में शोले बैठता था इस्माइल चलाने के, और इस्माइल हाँ चलो चलो मुखड़ा सुनाओ, तो मैं पेपर पे लेके नीचे साइड कार में, हाँ वाह। इस्माइल फला 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 फला, ओके बोलते जाओ, तुम बोलते जाओ। हम गाड़ी चला रहे, हम जा रहे फिल्म सेंटर, खार से फिल्म सेंटर तारदेव, तारदेव, अच्छा फिल्म सेंटर। फिल्म सेंटर, अच्छा अच्छा। हम जा रहे हैं, हाँ चलो सुनो सुनो। और मजे की बात, उस वक्त इस्माइल के पास लाइसेंस भी नहीं हुआ करता था। अब मजे, जवानी बोलता ना, एक दौर होता है जब इंसान। और मैं बहुत डरता था, दरबार क्या यार, अरे छोड़ो देखा जाएगा जो होगा। और अब कमाल की बात, किसी ने पकड़ा भी नहीं कभी, हम आराम से चले जाते थे। तो फिर मैं वो मुखड़ा पढ़ने का गाड़ी में, एंड ही टू अभी कुछ बोलना मत, चुप बैठो, हाँ दरबार, एंड ही वुड कंपोज वन लाइन, हाँ दरबार बहुत अच्छा है, सेकंड बोलो। तो इस तरह से हम, एक ही मतलब माइंड बूंद वाज से सच जो- फ्रेश ना। जैसे चांद छुपा बादल का किस्सा है, हम हमारी दुकान पर बैठे थे, रात को कुछ 11:30 बज रहे थे, तो बोले यार कुछ आ नहीं रहा गाना, चांद छुपा बादल में, शर्म क्या था, चांद छुपा बादल, चांद छुपा बादल शर्मा के मेरी जाना। में, शर्मा के मेरी जाना, Thank you. सीने से लग जा तू है मेरी जाना, करेक्ट। अब याद आया सर आपको? हाँ, क्या okay. लिखा है? नहीं, कभी कभी जहन में नहीं रहता है वो। जी जी जी। तो थैंक यू फॉर सिंगिंग यार, मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो हम बैठे रात को 11:30 बजे, तो इस्माइल बोले यार मैं भाई कुछ आ नहीं रहा है, ये भी होता है, इट इज कॉल्ड मेंटल ब्लॉक या क्रिएटिव ब्लॉक, हम पे भी आया है। जैसा हाय रामा जो गाना है मेरा रंगीला का, विकास मैंने अंतरे लिख दी, तेरे मुखड़ा 60 मुखड़े लिखा मैंने, लेकिन एक भी फाइनल नहीं। आप सोच सकते हैं बात को, मतलब मजा ही नहीं आ रहा। मैं, दिस इज बिटवीन मी एंड रामू जी, रहमान इसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे। रामू तू फाइनल कर ले, अब रिकॉर्ड करके महबूब ने लिखा तो हो गया, कर लेंगे। रामू जी हैदराबाद जा रहे थे चेन्नई से, तो मुझे उस दिन इत्तेफाक से होटल में रूम नहीं थे, तो हम दोनों एक ही रूम में थे। तो रामू जी बोले कम एंड सी ऑफ मी एट द एयरपोर्ट ना, क्या सो रहे हो सुबह 6 बजे। तो मुझे भी खौमा का उठाया और हम कार में बैठ के हम जा रहे हैं हैदराबाद चेन्नई एयरपोर्ट पे। तो रामू जी बोले महबूब क्या होगा यार, क्यों नहीं आ रहा है कुछ?
मैं तो बहुत चिढ़ा हुआ था कि यार ऐसा क्या लिखूं, 60 लिखने के बाद भी मैंने इस तरफ मुंह फेर लिया, मैं बोला बात करूंगा और चालू हो जाएगा। मैंने कहा यार क्या बापू हम सता रहे हैं। हाँ महबूब न जी सर, एक तो चिड़ ये थी कि सुबह सुबह उठा दिया खौमखा, है ना, मेरा कोई जाने का मकसद ही नहीं। हाँ, और मैं कपड़े भी चेंज नहीं करनी थी, तो नाइट सूट पजामा में चलो तुमको किसको दिखाना है एयरपोर्ट पे। मैं बोला यार हद होती है। हाँ हाँ चलो, क्या बोला आपने? एयरपोर्ट लुक आजकल जो हाँ एयरपोर्ट लुक, हाँ वही चले, तो हमने उस टाइम कर लिया था। तो मैं बोला क्या कुछ आ नहीं रहा है, उन्होंने उस तरफ देखा, मैं इस तरफ देख रहा हूँ। महबूब डोंट यू थिंक इट हैज टू बी एक्सक्लेमेटरी वर्ड। अब मेरी बत्ती जली, तो मैंने सब बाहर देखा, मैं बोला एंड बिकॉज लिटरली सर वहां देख रहे थे, मैं देखा, बोला एक्सक्लेमेटरी, बोले हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें, व्हाट यू सेइंग, जल्दी कहो क्या गाए। मैंने बोला हाय रामा ये क्या, दिस इज व्हाट वी वांट, आई कैन गो टू हैदराबाद पीसफुली, प्लीज लिख दो ये मोहरा फाइनल है। तो कभी कभी क्रिएटिव ब्लॉक ऐसा आ जाता है। तो उस रात भी हम बैठे थे, तो दरबार सोचने लगे कि यार क्या करूं, कुछ इतना रोमांटिक मुखड़ा है, चांद छुपा बादल में, शर्मा के ये वो, एंड ही लुक्ड अपवर्ड्स। कुदरती बात थी उस वक्त चांद बड़ा चमक रहा था, बहुत चमकीला था चांद। भाई चांद ऊपर होता है ना, हमारा कहाँ होगा। एक चांद जो अपने घर में बैठा हुआ है, तुम्हारी बीवी मेरी बीवी, एक चांद ये है। अब तुम उस चांद की बात मत करो यार, इसकी बात करो। बोले हाँ वही ऊपर ही होता है। मला क्यों ना मैं ऊपर क्यों नोट लगाऊं। मैं बोला कैसे, चांद छुपा बादल में। वाह क्या थॉट है। मैं दरबार गले मिल यार क्या बात है। और that's how, वाह फिर बनाते गए, गुमसुम सा है गुपचुप सा है। तो इस तरह से वो गाना वजूद में आया। और दरबार की भी एक बात ये बोलूँगा कि इज़ वेरी फास्ट व्हेन ही लाइक द लिरिक्स। अच्छा, लिरिक्स एक बार समझ में आ गया फिर वो आदमी को नहीं रोक सकते। देन ही कम्स आउट यूं, बस को समझ में आना चाहिए जी ये बात। एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस विद द डायरेक्टर, बिकॉज आप मणिरत्नम, हाँ। राम गोपाल वर्मा, तो यहाँ पे संजय लीला भंसाली वाज आई थिंक इसी फिल्म से, मतलब खामोशी तो उन्होंने की हुई थी, बट विद दिस फिल्म ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज। देखिए मनी सर, रामू जी, ये भी म्यूजिकली है जी, करके इनकी फिल्मों के म्यूजिक इतने प्यारे होते हैं। करेक्ट। संजय इज वे एट, संजय का ही हैड अ म्यूजिकल, संजय का म्यूजिकल, मैं तो ये कहूँगा कि बैकग्राउंड है लगता। वो इतना म्यूजिकल है वो आदमी कि मैं बता नहीं सकता आपको, मैं बता नहीं सकता। उस आदमी की रग रग में म्यूजिक बसी हुई है, इतना ही इज पैशनेट अबाउट म्यूजिक। संजय बंसाली इज इक्वल टू म्यूजिक, मैं तो ये कहूँगा। फिल्में आती है, बनती रहेंगी, लेकिन गानों है और उसका सेंस और सही लफ्ज, जैसे कि मैंने तरफ तरफ में मेरा वो एक लफ्ज था, कभी है मिलन कभी फुरकत, कभी फुरकत है यही क्या वो मोहब्बत। मैंने लिख तो दिया विकास, लेकिन मैं डर गया। मैं बोला यार फुरकत ये क्या बोलेगा, अलग लिखो तो कभी है मिलन कभी जुदाई, कभी वो सूट नहीं कर रहा है। पर कभी है मिलन कभी फुरकत है यही क्या वो मोहब्बत, वाह रे वाह तेरी कुदरत, त आ रहा था। मैं गया, मैं इसमें गया, हमने गाना सुना है, ही इमीडिएटली लव्ड इट। उन्होंने कहा कि वर्ड कैसे, क्या यूज किया आपने। वर्ड संजय आगे है ये ब्यूटीफुल, मतलब आपको लग रहा नहीं हैवी है। नहीं ये तो एक पोइट्री का सेंस भी उस आदमी को। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा था आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, एक टुक तुम्हें देखती है, तो मैंने वो लिख के अपनी जेब में मैंने ऐसे ही लिख दिया था वो गाना। उसकी भी कहानी है लेकिन लंबी हो जाएगी। तो मैंने वो गाना लिख के अपने जेब में रख दिया था अंतरे के साथ, काजल का एक तिल तुम्हारे लबों पे लग वगैरह वगैरह। ये ट्यून के ऊपर लिखा? नहीं मैंने ऐसे ही। अच्छा, कोई सिचुएशन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया था ये गाना। एक बोलता ना कि थॉट आता है, थॉट प्रोसेस था, मैंने लिख दिया था और वो मेरे जेब में रह गया। तो संजय का फोन आ कि लंच के लिए आ जाओ और कुछ गाना डिस्कस करना था उनको। उनको गाना डिस्कस करना था, निमोड़ा निमोड़ा, वो गाना डिस्कस करना था। सॉरी एक मिनट,
आपको कोई किसी गाने के लिरिक्स याद नहीं हो तो हमारी ऑडियंस गा देगी, हम तैयार हैं। वो दिख गया। हाँ जी जी हाँ तो मैंने वो गाना लिख के अपनी जेब में रख दिया। संजय का फोन है कि अभी आओ, 11 बजे का वक्त है, तो बोला अभी आओ, अगर वक्त तो हम लंच लेते हैं एंड डिस्कस करना। बोला ठीक है संजय मैं आता हूँ। मैं उनके घर पहुँचा, हमने खाना खाया, हमने निमोड़ा डिस्कस किया, 2-3 घंटे बैठा रहा मैंने कहा संजय मैं चलूँ अभी? बोले हाँ बिल्कुल, आप उस पर वर्कआउट करो। मैं बाहर निकला, लिफ्ट पे मुझे छोड़ने आए संजय, मैंने लिफ्ट दबा दी और मेरे जहन में आया, मैंने संजय यार मैंने एक गाना लिखा हूँ। तो बोले आप भी ना यार, आप अभी बता रहे हो, 3 घंटे से बैठे और आप नहीं बताया। तो मुझे ये था कि ये गाना क्या है अपनी फिल्म में, तो मैं क्या बताऊं। बोले संजय अपनी फिल्म में तो आपको उससे क्या लेना देना, आप सुना तो से आपने क्या लिखा है। मैं बोला अच्छा ठीक है मैं कल भी आता हूँ। नहीं अब कल नहीं, अभी चलो। मैं संजय यार अब मैं थक गया, अपन 3 घंटे डिस्कस करें, बस करो। नहीं अभी चलो, आप अभी सुनूंगा मैं, मेरी जिद है। विकास हम अंदर गए, ये है डायरेक्टर, उसकी पोइट्री की जो समझ उस आदमी को। हम जाके बैठे, चलो सुनाओ। मैंने कागज लिया एंड ही क्लोज हिज आइज, और मैं गाना पढ़ने लगा। उन्होंने आंखें बंद की और करीब 7 मरतबा सुना उन्हें मुझसे गाना। आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। आई डोंट नो ही वॉज विजुअलाइजिंग द सॉन्ग, वो पिक्चराइज कर रहे थे अपने जहन में, वो फिल्मा रहे थे गाना, मुझे नहीं पता। और आंख खोलते उन्होंने कहा महबूब भाई ये अपना गाना है। मैंने बोला है ये कहाँ आएगा? बोले निमोड़ा के जस्ट पहले। मैं संजय क्या बात कर रहे हो आप, 5 मिनट पहले ये गाना फिर निमोड़ा, लोग बैठेंगे। बोले आपका टेंशन नहीं है, वो दैट इज माई लुकआउट, आप देखो कैसा होगा ये गाना। अच्छा हाँ ये बैक टू बैक, हाँ बैक टू बैक है ना। आंखों की गुस्ताखी के बाद निमोड़ा है। आता है। बोले आप फौरन इस्माइल के पास जाओ। इस्माइल को फ़ोन लगाया उन्होंने, संजय ने, अब महबूब भाई आ रहे हैं, सुपर लिरिक्स कंपोज करो। मैं भागा दरबार के घर, कार में, उन्होंने देखा, बोले यार क्या बात है। मैंने बताया ना कि इस्माइल को पसंद आना चाहिए लिरिक्स। इमीडिएट कंपोज विद इन हाफ एन आवर। और संजय बाहर निकले थे, सलमान से मिलने जा रहे थे, तो इस्माइल के घर के पास से रास्ता था। तो इस्माइल ने बोला कहाँ है? बोले यार मैं तुम्हारे घर से गुजर, बोला आ जाओ गाना तैयार है। अच्छा। एंड ही केम टू इस्माइल हाउस एंड गाना सुनते बोले डन, फाइनल करो। वो गाना फाइनल हुआ। He used to तो compose on the violin. ये सिचुएशन नहीं थी, बट वो इतने समझदार है संजय को, ये पोइट्री की समझ जो है कि नहीं यार मैं इसको ये ले सकता हूँ, ये गाना में हम फला जगह फिट करेंगे। और हिम्मत भी देखो कि 5 मिनट में 2 गाने, कहाँ तो एक आंखों की गुस्से से रोमांटिक, कहाँ एक निमोड़ा। करेक्ट। बड़ी बात थी। दैट इज सैड सॉफ्ट टू संजय। उनका एक पर्सपेक्टिव बोलो, उनकी जी। थॉट प्रोसेस वेरी हाई, वेरी हाई जी। सो आप जब व्हेन यू वर राइटिंग लिरिक्स, तो उस दौर में आपके, अगर हम आई डोंट नो इफ आई शुड यूज द वर्ड राइवल्स, लेकिन आपके साथ देयर वर पीपल लाइक जावेद अख्तर, गुलजार साहब जी लिख रहे थे लिरिक्स। तो वॉज देयर एनी पॉइंट जहाँ पे आप इंटिमिडेट होते थे कि यार आई हैव टू मेंटेन अ थिंग, आई हैव टू डू अ सर्टेन लेवल, या आप उनसे प्रेरणा लेते थे? व्हाट वाज द सीन व्हेन यू न्यू दैट, यू नो, बिकॉज एक होती है सर कि नज़र एक चीज़ होती है, जब आप एक सक्सेस अचीव कर लेते हैं, जब तो बहुत सारे लोग देखते हैं ईर्ष्या की भावना से। सो व्हाट डिड यू डू टू एंश्योर दैट यू कंटिन्यूड गिविंग क्वालिटी स्टफ? बिकॉज आपका मतलब फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ यू कंटिन्यूसली बीन राइटिंग वेरी गुड स्टफ एंड यू वर्कड ऑन गुड प्रोजेक्ट्स, यू मेट गुड पीपल, यू कंटिन्यूड वर्किंग विद देम। तो क्या था आपका ड्राइविंग फोर्स उस वक्त? देखिए गुलजार साहब, जावेद साहब तो बड़े लोग हैं, ये तो हमारे गुरुओं में शुमार हो सकते हैं, होते हैं ये। गुलजार साहब, मैं गुलजार साहब से मिला था पिछले साल, इतनी मोहब्बत से पेश आए कि गुलजार साहब जैसी हस्ती ने मुझे एक जुमला बोला कि तुम जानते हो जो तुम काम कर रहे हो मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं हैरत में पड़ गया, मतलब गुलजार साहब, और ये बात तो फरमाया कि मैंने कहा गुलजार साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपकी बराबरी कहाँ, पर आप ये क्या कह रहे? बोले नहीं, वो जब ट्यून भेजते हैं ना मद्रास वाले, तो तुम कैसे पकड़ते हो स्कैनिंग को? मेरी समझ, तो मैं तो पकड़ नहीं पाता हूँ इतना, तुम इतना स्कैनिंग को पकड़ते हो। तो मैंने झुक के एकदम अदब किया, मतलब सर अगर आप ये बोल रहे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना आप तो गुरुवर है, आपको मैं बहुत बड़ी हस्ती मानता हूँ आपके आगे। तो मैं इनसे इंटीमिडेट नहीं होता था, लेकिन एक जुमला मेरे जहन में था उस वक्त, जो आज भी है
कि मेरे काम की पकड़ मुझे होगी, म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं पकड़ा जाएगा, सिंगर को नहीं पकड़ा जाएगा। अगर लिरिक्स अच्छे हैं या बुरे हैं तो महबूब को पकड़ा जाएगा। बराबर जी। तो वो जिम्मेदारी मेरी थी कि मैं कोशिश करूं कि अच्छा लिखूं। जावेद साहब, गुलजार साहब तो बहुत दूर है यार मुझसे, मतलब ऊंचाई पर है वो, तो उधर छूना मुश्किल है। बिलखुसूस मैं गुलजार साहब को तो बहुत ही, लेकिन कभी घबराया नहीं उनसे, मैं घबराहट नहीं थी मुझे, बस ये थी कि मैं अच्छा लिखूं कि कल ये लोग भी जब सुने तो बोले यार वाह क्या लिखा है। जैसा बख्शी साहब का एक इंटरव्यू था उनके इंतकाल के पहले, ये मुझे हमारे सूरज जी जो है बरजाटिया साहब, उनके जो भाई थे रजत बरजाटिया जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने मुझे स्क्रीन अखबार ला के बताया था कि बख्शी साहब से इंटरव्यू लिया गया था कि आप बीमार हो गए हैं, इंदिवर जी चले गए हैं, अभी जावेद साहब है, नुसरत बदर आए, देवदास लिखा है, आपको क्या लगता है। और मेरा नाम नहीं लिया था डॉक्टर वो इंटरव्यूअर ने, आपको क्या लगता है। तो फरमाया नहीं, जब से मैंने बॉम्बे, रंगीला, हम दिल दिल के सनम सुना है मुझे लगता है कि मेरे बाद महबूब इस आनंद बख्शी जी ने बोला वाह, वो कटिंग आज भी मेरे पास रखी हुई, तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। यहाँ तक कि एक मरतबा बीमार थे वो, तो मेरी बहन और इस्माइल की वाइफ भी बीमार थी, अच्छा। सेम नानावटी हॉस्पिटल में दोनों होते, तो मेरी बहन जब मिलने की इस्माइल की वाइफ से, तो इस्माइल ने कहा कि समीना आपा बच्ची साहब बाजू में, व्हेन माय सिस्टर वेंट टू मीट हिम, तो पढ़े थे हजरत, वो मैं उनको गुरु मानता हूँ, बख्शी साहब इज माय। तो मेरी बहन को इस्माइल ने मिला कि बख्शी साहब ये बहन है हमारी, ख़ास तौर से महबूब साहब की, महबूब भाई की बहन है और आपकी फ़ैन है बहुत बड़ी। उस वक्त भी बख्शी साहब ने एक जुमला बोला कि महबूब वो तो मेरा बच्चा है, वो नाम लेके चलेगा। तो मैं समझता मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिला था। आई एम ब्लेस्ड। मजरूर साहब ने एक मरतबा मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ ख्यालात ही अच्छे नहीं लाते हो, तुम अल्फाज अच्छे चुनते हो, नॉट ओनली थॉट्स बट उसको एक्सप्रेस करने के वर्ड्स तुम्हारे बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सब इन गुरुओं से सुन के, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या चाहिए आपको यार, अवार्ड्स मिलते रहे। लेकिन ये बड़े लोगों ने जब बोला ये बात, तो खून बढ़ जाता है बदन के अंदर। तो ये इसको मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। जैसे मुझे लोग पूछते हैं कि आप किसको इंस्पायर हो, किसको, तो मेरे 4 राइटर्स हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, शैलेंद्र साहब, हसरत साहब, बख्शी साहब और मजरू साहब। इनको मैंने बहुत सुना है, बचपन में बहुत सुना है। मतलब हमारी गैलरी हुआ करती थी तो मेरा बेड में बाहर लगाता था, उस ज़माने में कैसेट्स हुआ करते थे, तो मैं इनके गाने रिकॉर्ड करके, उसका रिकॉर्डिंग्स करके देती थी, कैसेट की दुकान है ना, रिकॉर्ड करके देती थी आपके मनपसंद गाने। तो हाँ टेप, तो उस पर मैं पूरी रात बैठ के गाने सुनता था। इसलिए आपने शायद महसूस किया होगा, पता नहीं, कि मेरे गानों में चांद का जिक्र बहुत होता है। तो वो बख्शी हसरत साहब से, शैलेंद्र जी से वो चीज़ मेरे अंदर है कि मुझे अच्छा लगता है चांद का जिक्र करना। तो जब गुलजार साहब से मिला लास्ट है, तो गुलजार साहब बोलते हैं महबूब चांद तो मेरा कॉपीराइट है। बोले सर मैंने ले लिया अभी मैं लिखता हूँ चांद के बारे में, आपका कॉपीराइट गया। तो हंसने लगे, बोले ले लो कोई बात नहीं। तो ये सब मेरे गुरुवर थे। और आज के समय गुलजार साहब को मैं बहुत बहुत मेरे दिल में ताज़ीम है उनके लिए। जावेद साहब भी है, बट समवेयर आई लाइक गुलजार साहब। आप उनकी दिल से सुन लो वगैरह, बहुत, एंड सच ए हम्बल पर्सन, सच बहुत ज़्यादा। एक दिन उनका फ़ोन आया मुझे कि अभी कुछ 4-6 महीना पहले कि महबूब एक प्रोजेक्ट आया है, मैं हिंदी लिख रहा हूँ, तुम तमिल लिखोगे? बोला सर आप मुझे कहाँ का समझते हैं तुम मद्रास के नहीं हो? बोला सर मैं हार्डकोर महाराष्ट्रियन हूँ और मैं नासिक का बिलोंग करता हूँ, मेरे 4 फादर्स, और मैं बम्बई बांद्रा की पैदाइश हूँ सर। अरे अरे माफ़ करना बेटे, मैं समझा कि बोला नहीं सर आप माफ़ी आप मत बोलो, ऐसा मत बोलो, आप बड़े हमारे, लेकिन आई एम हार्डकोर बैंड राइट। मेरे को चिन्ह तो मैं यार की, ये यार ने बोला मुझे मद्रासी बना दिया। लोगों को लगता है कि मैं मद्रास का रहने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बोला तो बहुत अजीम शख्सियत, उनसे मिलके बहुत खुशी होती है गुलजार साहब से। तो इनसे मैं इंटिमिडेट कभी नहीं हुआ, इंस्पायर हुआ या ऐसा लगा कि इनके पीछे खड़े होना चाहिए, साथ में भी नहीं। हमारी हैसियत नहीं कि हम इनके साथ खड़े हो, पीछे खड़े होना चाहिए बस। नहीं सर, ये बहुत
बढ़िया। नहीं, पर मेरा अगला सवाल वही होने वाला था कि यू वर नोन, यू वर अ स्पेशलाइज्ड राइटर कि आप ओरिजिनल लिरिक्स तो लिखते ही थे, बट अगर कोई फिल्म अगर साउथ की बनती थी, उसके अगर हिंदी गाने बनने होते थे तो पीपल यूज टू गो टू हिम बिकॉज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू डू इट। तो सर वो जो अभी आप लैंग्वेज तो आपने कहा आप समझते हैं नहीं, तो आपको जो भी डायरेक्टर समझा दे वो समझा दे, लेकिन वो अल्फाज ताकि बिकॉज वो क्या है कई बार लिपसिंग भी मैच करना, हाउ डिड दैट हैपन? नहीं देखिए, इसीलिए मैंने डब फिल्म अगर लिखी तो सिर्फ मनी सर की लिखी, करेक्ट। क्योंकि मनी सर की एक बात मुझे जो पसंद आती है कि महबूब ट्राई फॉर द लिप सिंकिंग, इफ नॉट पॉसिबल गो फॉर द ब्यूटिफुल लिरिक्स, गो फॉर गुड थॉट्स, फॉरगेट लिप सिंकिंग, छोड़ दो। नहीं आता है मत कोशिश करो, नहीं आया कोई बात नहीं, अच्छा, बट अच्छे थॉट्स दो, फोनेटिकली साउंड होना चाहिए गाने क्या है। दैट्स व्हाई आई हैड ऑलवेज रिटन फॉर मनी सर ओनली। बाकी मैं किसी तो मनी सर का समझाने का एक जो अंदाज है वो इतना प्यारा है कि फौरन सिचुएशन आपके जहन में बैठ जाती है कि सिचुएशन डिमांड क्या कर रही है, डायरेक्टर क्या डिमांड कर रहा है, डायरेक्टर को क्या चाहिए, पोइट्री चाहिए या हल्ला गुल्ला चाहिए या क्या चाहिए। तो मनी सर जब एक्सप्लेन करते तो इवन ऑन फोन, हम सामने में तो बैठे हैं कई बार, लेकिन अगर मैं यहाँ से फोन करूँ कि सर क्या चाहते हो आप, तो द वे ही नरेट्स वो आपके जहन में बैठ जाएगी फौरन कि यार ये मनी सर का ये थॉट है। तो लिखने में इतनी आसानी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर उस पर से हमारे रहमान साहब, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। उनका फोनेटिक्स में इतना शार्प माइंड है कि नहीं मैं वो यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कैन यू चेंज समथिंग, मतलब मीनिंग ना जानते हुए, ना जानते वर्ड हुए, का वर्ड्स कहाँ, द वे इट साउंडिंग। तो वो रहमान की बहुत स्पेशलिटी है। और एक बात बताता हूँ मैं, जब व्हेन यू गेट गुड हैंड्स टू वर्क विथ ना, फिर आपके अंदर भी एक निखार आना शुरू होता है। करेक्ट। जब आप घिरे हुए हो ऐसे बड़े अजीम कलाकारों से, रहमान साहब, मनी सर, रामू जी, संजय, तो फिर वो आपके अंदर भी एक जज्बा था कि यार मैं ऐसा कुछ काम करूं कि मेरा भी नाम हो जी। और फिर वही बात है कि हर फिल्म, हर गाना एक स्ट्रगल है। आप हर नए गाने के साथ जिंदा होते हैं, वो तो है ही अपनी जगह पे। मुझे याद है मैं एक फिल्म कर रहा था रहमान के साथ, तो मैं मेरा चेहरा उतरा हुआ था, तो AR ने मुझसे पूछा कि कौन सी फिल्म थी सर? गालिबन तक्षक होगी, क्योंकि गोविंद नीलानी डायरेक्टर, गोविंद सर डायरेक्टर और मैं और AR, तो मैं ज़रा थोड़ा सा साइलेंट मोड पे था, तो AR ने भाप लिए। अब इतनी दोस्ती भाईचारगी हो गई है, फैमिली हो गए हम लोग। तो बोले क्या हो महबूब भाई, यार सो क्वाइट, आई एम स्कैर्ड। बोले वाई? पता नहीं यार, मतलब मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, गोविंद जी है इतना एज डायरेक्टर और इतना नाम वाले। तो नहीं हो जाएगा। और नेक्स्ट डे मैं चेन्नई में था, बख्शी साहब का इंटरव्यू आया एक मैगजीन में कि हर फिल्म के साथ मैं डर जाता हूँ कि मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन वो डर है जो मुझे अच्छा काम कराता है। तो मैंने कभी जहाँ फिल्म आती मैं पहले बोलता मौला संभाल लेना, अपने को समझ नहीं आ रहा है, कुछ देख लेना, एंड दैट फियर पुशेस मी टू ट्राई टू डू समथिंग गुड, रेस्ट इज इन गॉड्स हैंड। फिर सब मिलते हैं ना, AR का म्यूजिक आता है, फिर पिक्चराइजेशन आती है, डायरेक्टर का अपना इनपुट आता है, इट्स अ टीम वर्क। मैं ये नहीं बोल सकता कि अकेला मैंने किया तो हो गया, हम सब मिलके एक गाना करते हैं। करेक्ट। ऐसा। और गाने की खुसूसियत मुझे क्या लगती है, 3 मिनट में एक कहानी बोलना, वो एक बड़ी यस फन की बात होती है। तो आई एम ब्लेस्ड विद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि बिकॉज आप कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, बिकॉज इंग्लिश आपकी कॉमन लैंग्वेज हुई, बिकॉज इफ यू आर कम्युनिकेटिंग एनीथिंग विद मनी सर या AR, तो उनकी जो उनसे बात कर रहे हैं वो करते हैं, आई थिंक दैट आल्सो हेल्प्ड यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ वेरी मच गेटिंग द आइडिया। नहीं, फिर तो अगर मैं 5th तक कॉन्वेंट में था, फिर 5th से 10th में उर्दू में था, 10th के बाद कॉलेज में तो मैं इंग्लिश में आ ही गया। तो इंग्लिश तो छूटी नहीं, फिर अपने घर पे स्टडी। करेक्ट। आप आओगे तो देखोगे मेरे पास सारे लिटरेचर पढ़ा हुआ है, उर्दू लिटरेचर पढ़ा हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है। हम आज भी पढ़ते रहते हैं, अपने आप को जिसको कहेंगे रिन्यू करते रहते, रोज 1 घंटा देता हूं मैं इस चीज को कि लेट्स कीप ऑन रीडिंग। हमारा काम ही वही है, लिखना पढ़ना। जी जी। एंड दैट्स द बेस्ट प्रोफेशन आई वुड से। करेक्ट।
पर सर एज अ गीतकार अभी ये जो पूरी जो काफ़ी सालों से ये कॉपीराइट का बात चल रहा था, IPRS का बात चल रहा था, यू नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स लाइक द मेन इशू वाज दैट कई बार एक एक्टर को लगता है कि क्योंकि मैं एक गाने पे नाच रहा हूँ इसलिए वो गाना हिट हुआ है, तो मैं जिंदगी भर रॉयल्टी नहीं देना चाहता। और कई संगीतकार गीतकार का ये थॉट है कि नहीं, आपने भले नाचे हो नहीं नाचे हो, वीडियो हो ना हो, गाना अपने दम पे, क्योंकि एक धुन है, एक उसके जो शब्द हैं उसकी वजह से उस गाने की अपनी एक किस्मत बनी है। तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं विकास, मैं हमेशा टीम वर्क पे बिलीव करता हूँ। ऐसे तजुर्बे हुए हैं कि हम सोचते कि अगर इस गाने पे फला एक्टर होता तो शायद कुछ और बात होती, इस गाने पे फला एक्ट्रेस होती तो कुछ और बात होती। वो है अपनी जगह पे, सबका हाथ है एक गाने के हिट होने में, और है एक्टर्स स्टार पावर अपनी जगह पर है कि लोग पसंद करते हैं ऐसे गानों में अपने स्टार्स को देखना। दैट इज़ ट्रू, वो है अपनी जगह पे। मैं एक ही बात कहता हूँ कि सबको खुदा ने एक खुसूसियत बांटी है, एक स्पेशलिटी बांटी है, खुदा सबको दिया है। सब अपना अपना काम, हाँ सही वक्त होना चाहिए, सही चीज़ होना चाहिए, और वो बोलते हैं स्टार्स शुड अलाइन करेक्टली, तो सब अच्छा हो जाता है। वरना हाँ ये ज़रूर है कि बहुत से गाने से कि हम सोचते हैं यार काश इसमें शाहरुख होता या इसमें सलमान होते या गाना कहीं और पहुंच जाता, हाँ अजय देवगन होते हैं, कुछ होता है इसमें, एक थॉट प्रोसेस होता है उसके अंदर, कभी कभार, अक्सर नहीं, कभी कभार ऐसा फील होता है। तो बट अगेन मैं फिर वो कहूँगी टीम वर्क होती है, सब मिल के उसमें मेहनत करते हैं, सब मिल के करते उस पर काम, और करना चाहिए, मिल के ही करना चाहिए ऐसा। एक्चुअली दो सवाल थे मेरे। तो सबसे पहले तो वो गाने होते हैं ना, वो मतलब आपके तो ऑलमोस्ट सारे गाने जो ऐसे कि जो दिल को छू जाए, मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि शायर को लिखने के लिए ऐसा माहौल चाहिए होता है, वो कहीं पे भी नहीं लिख सकते। मतलब वो आप ऐसा एम्बियंस कुछ ऐसा क्रिएट करते हो, या फिर ऐसे जो दिल को छूने वाले गाने होते हैं वो स्टूडियो में जहाँ गाने रिकॉर्ड होते हैं, क्या वहाँ गाना लिखना मतलब मुश्किल है, या मतलब एक होती है ना, मतलब स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं, बनाए नहीं जाते, बनने वाली जगह कोई कुछ और होती है, तो सर वो मुझे क्या इंस्पिरेशन होती है आपकी? ये सब गलत बातें हैं। मुझे माहौल चाहिए, हाँ, वही। टू थिंक समथिंग। मेरी शॉप थी बैंड्रा के कॉर्नर पे, पेट्स होती थी, फिश एक्वेरियम नहीं होती, एक्वेरियम घर में टाकी होती है, उसकी शॉप थी, फिश एंड बर्ड नाम था, एक्वेरियम होता था, बेड्स, लव बर्ड्स, पैरेट्स, मुनिया सब बेचता था। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन रहमान बॉम्बे आए तो मुझे बोले मैं आ रहा हूँ मिलने, सो ही केम टू माई शॉप एंड ही सेट ऑन द काउंटर, वो थम्सअप मंगा, तो मैंने थम्सअप मंगाया, तो एक लड़का आया, उसने बर्ड लिया, रहमान को पैसे दे रहा है, तो रहमान नए नए थे तो पहचान नहीं पा रहा, हाँ मुझे मतलब 12 रुपये ले ले, रहमान ने लिया 12, एंड वी वर वर्किंग ऑन द सॉन्ग, ही वाज ड्रिंकिंग थम्स अप, फिर मैं पैसे कर रहा, और हम एक गाने पे काम कर रहे थे, नहीं एक फिल्म का गाना था, हम उस पे काम कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अगर आप एक अकेले कमरे में बंद कर दोगे ना, मैं गाना कभी नहीं लिख पाऊंगा। मेरी आदत थी, हमने जो भी गाने इस्माइल ने और मैंने कंपोज किए या बनाए, स्कूटर पे था, मैंने आपको बताया रास्ते पे चलते चलते था, और दुकान के कॉर्नर पे चाय पीते पीते बैठे। अच्छा वो एक और बात बताता हूँ, हमारी टीम थी म्यूजिशियंस की, इस्माइल म्यूजिशियन थे तो उनकी भी म्यूजिशियन टीम थी, तो हमारे 2 दोस्त और थे, प्रकाश योगेश करके, जो अरेंजर थे, आज बहुत टॉप के अरेंजर है वो लोग, तो वो लोग भी बैठते थे आके दुकान पर, तो विकास सीख कबाब आ रहा है, चाय आ रही है, गाना बन रहा है, सब चल रहा है, पानी चंद वगैरह था, हम उस जमाने में खाते, और गाना बन रहा है। अच्छा गाना हो गया, चल योगेश कोई रिदम दे, तो हमारे जो दोस्त है योगेश, हम उसको रिदम बॉक्स बोलते थे, क्योंकि वो मुंह से इतना अच्छा रिदम बजाता था, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, उसका रिदम उसने बनाया मुंह से, वो क्या करता था अल्लाह जाने, तो हमारा पूरा गाना वही, हमको के माहौल की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा मजे की बात, चांद छुपा बादल में हम दोनों थे बराबर,
हमने दुकान पे गाना बनाया, चांद ऊपर दिख रहा है, गाना बना। जानवी हमको ये अकल नहीं थी उस वक्त कि वॉकमैन खरीद ही लो ताकि रिकॉर्ड कर ले। महबूब भाई गाते रहना, मैं डांडा चाह रहा, अपन रिकॉर्ड करेंगे। और आप यकीन करो रात को 10:30 बजे बैंड्रा से खा डांडा, चांद छुपा बादल में, गाओ यार, भूलो मत, शहर गुमसुम सा है, गुपचुप। हम स्कूटर भगा रहे हैं और मैं साइड करके बैठ के, चांद कुछ रिजल्ट दो यार, चांद छुपा बादल। भागते भागते घर पहुंचे, हमारी और अक्ल नहीं, क्योंकि रोज काम का। उनकी मिसेस ने क्या हुआ, हाथ बाजू हट, चांद छुपा कैसे ऑन करके, और यकीन करो हमने रिकॉर्ड किया। या अल्लाह, क्या यार मतलब इस्माइल, अरे क्या यार भूल जाते तो। अब 1 महीने बाद अक्ल है, महबूब भाई अपन एक वॉकमैन तो ले सकते हैं यार। मैं बोला यार वही मैं भी सोच रहा हूं, ये भाग भाग के घर जाओ, गाना रिकॉर्ड करो। तो बेटा बनने के लिए कोई माहौल नहीं, चलते चलते भी आप गाना लिख दो, बैठे बैठे आप गाना लिख दो। थॉट प्रोसेस लॉक नहीं होना चाहिए। कभी कभी मेंटल ब्लॉक आता है, दैट्स, वो हम इंसान है ना, इंसान में ही आएगा ये, क्योंकि हम सोच रहे हैं, नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो होता, लेकिन ऐसा कोई माहौल नहीं। हम तो दुकान पे बैठ के सारे गाने बनाए हुए, वहीं बनाए। फ्लाइट में मैं जा रहा हूँ, सुशील लाल नायर बोलते कुछ लिखो ना यार, बैठे क्या हो, और मैं लिखता हूँ, खामोशियां गुनगुनाने लगी, तन्हाइयां मुस्कुराने लगी। आपको सुबह सुबह उठा के एयरपोर्ट ड्रॉप में आपने सुबह सुबह रामू जी एयरपोर्ट ले, मैं बोल रहा हूँ हाय रामा ये क्या हुआ। सोचो आप तो, नो, अगर वो बोलते ना आई नीड अ प्लेस टू, सॉरी, सब शोबाजी है, नहीं होता है। होता होगा कुछ लोगों को, मुझे नहीं मालूम, बट आई डोंट बिलीव इन दैट। सब मोमेंट की बात है ना। सब मोमेंट की। अभी आंखों की गुस्ताखी कैसे लिखाई, अभी मैं बता रहा था, जी जी जी। मेरी छोटी बेटी सना, शी इज इन दुबई नाउ, शी इज मैरिड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बच्चा है, शी इज अ म्यूजिशियन। रहमान उसको अपनी बड़ी बेटी मानता है। शी इज अ म्यूजिशियन, शी इज अ कंपोजर, उसने 2-3 फिल्म में म्यूजिक भी दिया है उसने। और के उसको बहुत प्यार करता था। शी इज डन ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से अच्छा, पियानो का कोर्स किया उसने, ऑनर्स में, डिस्टिंक्शन में। तो उसको यार बेटी मान, तो उसका भी हाल ये है कि जब हम फिल्म कर रहे थे, हम बाप बेटी जा रहे गाड़ी में और हम रास्ते में गाना बना रहे, एंड शी अबू गाओ, कुछ लिरिक्स बोलो। मैं बोल रहा हूँ, एंड शी इज कंपोजिंग द सॉन्ग। मैं जलगांव जा रहा हूँ अपनी मासी के यहाँ, और मैं वहां से फोन किया, बेटे वो उसका सेकंड अंतरा आ गया, जरा सुन कैसा लग रहा है। हाँ, आंखों की गुस्सा क्या बता रहा था मैं। तो शी वॉज दिस स्मॉल। तो मेरी जो बहन है समीना, जिसका मैंने जिक्र किया, वो उसको नहला रही थी। तो मैं अपनी खिड़की पे गया, तो बारिश ड्रिजल होने लगी जरा सी। तो एक बच्ची करीब 17-18 साल की होगी, कॉलेज से आ रही थी। तो जैसी बारिश शुरू हुई तो शी ओपन अप द अम्ब्रेला, एंड उस जमाने में ऐसे था कि लोग जानते थे कि महबूब यहां रहता है। तो उसने अम्ब्रेला खोल के साथ, इसकी नजर पड़ी मुझ पे, यू शी जस्ट बोर्ड डाउन टू मी विद रिस्पेक्ट, और ऐसा करके ये करा। मैंने लिखा, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, एक टुक तुम्हें देखती है। दिस इज द सॉन्ग। बिकॉज शी वॉज फॉर अ सेकंड शी वॉज लुकिंग एट मी, एंड आई लुक, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, एक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे सुबह तुमसे हुए। और मुझे मालूम नहीं था कि नेक्स्ट डे संजय बंसाली उसको फाइनल करने वाले। आई वाज नॉट डूइंग दैट। तो बेटा वो सोच वो जरूरी है। बाकी माहौल बनाना, ये करना वो करना, मुझसे तो नहीं हुआ कभी। मेरे से कभी होगा भी नहीं ऐसा। थैंक यू सर। मैं ख़त्म तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी 1-2 सवाल और बचे हैं। हाँ हाँ। नहीं, मुझे कोई म्यूजिक का ज्ञान नहीं है। देखिए एक बात बताता हूं मैं आपको। जब ये तय हुआ कि म्यूजिक में कुछ करना है, तो हमने उसकी तरफ रुझान दिया।
उस तरफ ध्यान दिया, गाने सुने सुने सुने। लिसनिंग इज द बिगेस्ट मास्टर। तो वो सुन सुन के इतने तजुर्बे हो गए हैं, उसने साथ दिया फिर काम करें। मुझे नहीं मालूम, रहमान कभी बोलते हैं सिंगर बी शार्प है, ए, मुझे नहीं मालूम है वो, लेकिन मैं सुनता हूँ। क्योंकि आपको तो उसमें अल्फाज बिठाने हैं, हाँ तो कितना मतलब ऐसे हाँ आपको कितना हाँ, तो सुन सुन के, और फिर जब आप दिग्गजों के साथ काम करो, लाइक ए आर रहमान, इस्माइल। हाँ, दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने बताया कि मजूर साहब ने कहा कि ऑलवेज बी ए स्टूडेंट। रहमान ये क्या था, जैसा कभी कभार मुझे रहमान कंप्यूटर पे बिठाते थे, महबूब ये लाइन पे जरा मार्क कर देना कि कौन सा ट्यून अच्छा लग रहा है। जैसा हाय रामा जो गाना था, रहमान ने हाफ एन आवर की ट्यून बना के भेजी थी, और मैंने हाफ एन आवर का गाना लिखा था। ओहो। और शौक में था कि आधा घंटे का गाना कौन गाएगा। जब मद्रास पहुंचे तो वास्ता बोलता है, महबूब मैंने तेरे को इसलिए दिया था कि तू चूज कर कौन सी लाइन अच्छी है। रहमान मुझे क्या मालूम यार, मुझे रामू जी ने बोले गाना लिखो, मैंने लिख दिया। शिट सिट सिट विद मी, लॉक कर। मैंने स्टूडियो लॉक किया, ही स्टार्टेड प्लेइंग द ट्यून, बोल कौन सी लाइन अच्छी है। तो मैं मार्क करना सीखा, मैंने उनसे सीखा कि यार अच्छा ऐसा करते हैं, ये करते हैं। और दूसरा क्या होता है रेशमा, जब आप काम बहुत करते हो ना, तो आपके कान में बैठ जाता है सब। जैसे आज कोई सिंगर अगर जरा भी सुर से हटेगा ना, मुझे फौरन दिमाग को लगता है अरे दैट इज आवर वर्क ना, हमारा पैशन तो होना चाहिए ना, तो हमको घुसना पड़ेगा उसके अंदर। अब थोड़ी बहुत नॉलेज आ जाती है काम करते करते, प्रोवाइडेड यू आर विद गुड हैंड्स, तो आपको नॉलेज तो आ ही जाती है। तो इतना तो हमारे अंदर आ जाता है कि। और एक बात, जैसा मजरूर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी, किसी इंटरव्यू में बोला था उन्होंने, कि हर ट्यून की अपनी एक जबान होती है। वो जो आप बोल रही है ना, फिर मैं उसके बारे में इतना ही कहूंगा कि डेट इज गॉड गिफ्ट। जैसा कि अब रहमान ने ट्यून बना, तररा तररा तरा तता ता डा 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 डा, क्या है सिचुएशन आई मेरे जहन में आया, तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, फिर वो गॉड गिफ्ट हो जाती है। फिर जिसे आमद कहते हैं, आमद का मतलब होता है आना, फिर वो आता है। और ट्यून की ज़बान समझना बहुत ज़रूरी है। शायद इसमें मैं इस पे मैं कुछ और लिखता तो शायद इतना अच्छा नहीं आता। आप समझ रही, हाय रामा अगर मैं कुछ और लिख रहा था, 60 लिखा था, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। लेकिन जरा सी हाय रामा ये क्या, गाना सुपर हिट हो गया। ये आमद होती है, ये ऊपर वाले की तरफ से आता है, एक समझ दी है कि यार ट्यून। और वही मैं कह रहा हूं, हमारा सबसे बड़ा मास्टर था लिसनिंग, जो मैं रातों को बैठ के गाने सुनता था वॉकमैन। हाँ, डेली काम था अपना, वो रात को 2 बजे तक लगा रहता था मस्त अपना, आजा सनम मधुर चांदनी में, ये रात भीगी भीगी, चांद तो आ रहा, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजा है, वो उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। तो फिर उसने ब्रश किया अपने स्किल को, तो इतनी तो समझ अब आ गई कि नहीं यार तू सुर में नहीं है भाई, थोड़ा चेंज कर ले, ऐसा। तो वो ट्यून की जबान समझना बहुत बड़ी बात होती है, और वो मैं समझता हूँ सिर्फ गॉड गिफ्ट होती है, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी बोल सकती है ट्यून, करेक्ट, पर एक एप्रोप्रिएट अल्फाज। और ये नहीं कि सिर्फ आपको पसंद आना चाहिए, 140 करोड़ जनता को पसंद आना चाहिए। वो सोचना पड़ेगा आपको कि एक आम आदमी को पसंद आए कि गाना क्या बोल रहा है। जैसा कि मैं एक शेर लिखता हूं, सितारा ढूंढता फिरता है अपने आमिल को, एक हम है के लकीरों में गिरफ्तार हुए। पर वो आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन मैं जब ये बोलता हूं, लानत है जी तुझ पर चांद या माथे पर, किस्मत को ढूंढे पर खुद में क्या है ये ना जाने, ये बात मैंने इसी में कही है, पर ये सादा जबान है, इसी में कही, लेकिन ये बात सादा है कि तुझ पे लानत है, चांद सितारों में किस्मत ढूंढ रहा है, अरे कुछ कर तो सब खुद किस्मत जाग जाएगी। तो ट्यून को समझना बहुत वो सलाहियत होती है जो ऊपर वाले की तरफ से आती है, आप नहीं कर सकते उसको समझना। बड़े बड़े गाने हुए हैं, फिर उसमें उन कंपोजर्स का भी कमाल है जो लिरिक्स को समझते हैं। जैसा AR ने गाना कंपोज किया, खामोशियाँ गुनगुनाने लगी, कुछ गाने AR ने अब मेरे लिरिक्स में भी कंपोज किए हुए हैं।
इस्माइल वैसे ही कंपोज करते हैं गानों पे, लिरिक्स पे, वो एक अलग कला है कि लिरिक्स पे। अच्छा, उसमें लेकिन एक फ़ायदा ये होता है कि उनको एक रास्ता मिल जाता है कि लिरिक्स क्या बोल रहे हैं, तो उसकी फीलिंग्स पे वो गाने को कंपोज कर लेते हैं, उनको और आसानी हो जाती है, क्योंकि अल्फाज तो है ना, बोल तो रहे ना, चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, चांद छुपा, तो समझ में आएगी किस तरह से गाना है। और एट द एंड मैं आपको सच बताऊं, हम बोलते हैं ये बातें लेकिन सब हो जाता है, सब हो जाता है। वो आपके पास पैशन होना चाहिए, दीवानगी, बस सब हो जाता है। सर यू बिलीव कि डेस्टिनी एक चीज होती है? होती है, बिल्कुल, आई टोटली बिलीव इन इट। कितने मेरे पास आते हैं लोग, हाईली क्वालिफाइड है, AA किए हैं, ये हुए, मैं उनको क्या बोल सकता हूँ? सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि कोशिश करो। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ म्यूजिक डायरेक्टर के पास वो लोग गए हैं कि हम महबूब की तरह लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि महबूब जिंदा है तो हम उसी को बुला लेंगे अगर उसकी तरह लिखते हैं तो। मैं बता रहा हूँ, ये वाकई हुए मेरे साथ। कुछ लोग बोलते हैं कि हम ऐसा लिख देंगे, वैसा लिख देंगे, पर अभी तक आए नहीं, मंजर आम पर आए नहीं, तो एक किस्मत होती है। कोशिश करते हैं लोग, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं कर रहे हैं, पर कहीं मेरा मानना है कि एक वक्त आता है आपका, ऊपर वाला मौका देता है। सब्र बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब मैं काफ़ी छोटा था तो उस ज़माने में एक शमा मैगज़ीन आया करती थी, फिल्मी मैगज़ीन होती थी उर्दू में, और हिंदी में सुषमा आती थी उस ज़माने में। 60s की बात कर रहा मैं, 70s की। तो कैफ़ी आज़मी साहब का एक बड़ा जुमला था, बहुत प्यारा जुमला जो मैंने पढ़ा था उस वक्त। कैफ़ी आज़मी साहब ने कहा था कि हमारी जो फील्ड है, इंडस्ट्री, भले ही 10 साल लग जाए मगर ये आपको कुछ दे के जाएगी। बस एक ही शर्त है, लगे रहो। ये देगी आपको लगे रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना, कोशिश करना है, कुछ तो दे जाएगी। तो वो मैंने बांध के रखा था। मुझे भी 11 साल लगे, मगर क्या दिया ऊपर वाले ने तो देख लो। सो दैट्स हाउ इट इज। तो सर अभी इतने साल हो गए, यू हैव बीन राइटिंग लिरिक्स, तो जो आपका पहला प्यार था स्क्रिप्ट राइटिंग, उसको कभी आपने तवज्जो नहीं दी? नहीं, मैंने अपनी तन्हाइयों में 20-25 स्क्रिप्ट लिख के रखा है, लिख के रखे हैं। और चल रही, उस पर कुछ बातें चल रही है। अच्छा। अब शुरू कर रहा हूँ मैं। सो वी मे बी सीइंग, हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, राइटर महबूब जी के भी हाँ, काम। कोशिश कर रहा हूँ अभी। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग नाउ, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आई वुड सी टू की उस पर भी, क्योंकि मैंने उस दिन वही कहा, आई डोंट वांट टू टेक देम टू माय ग्रेव। किसको बोलूँ, कुछ तो बोलूँ। ये तो मेरा पहला शौक था। तो आई एम वर्किंग ऑन 2-3 सब्जेक्ट्स। इंशाल्लाह इफ एवरीथिंग गोज वेल तो वो भी आएंगी सामने विथ माय लिरिक्स। या वो तो है ही। वो तो है ही। No sir, we all wish you all the best. Thank and you I think very इस much. note पे we would like to thank you. Oh, you have one more question. Sorry. हाँ बेटा बोलो। सर मेरा नाम अदिति है। सर जैसे आपने अल्फाज की बात की, तो सर गाने लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? क्योंकि आपने बोला कि आपने 60 मुखड़े लिखे उसके, तो आपके पास वोकैबुलरीज बहुत होंगे, वर्ड्स बहुत होंगे, तो उसके लिए पढ़ना कितना? सबसे बेहतरीन सवाल, बहुत ज़रूरी है। जैसे आप खेल में कुछ बनना चाहती हो, तो जैसे आप क्रिकेटर्स को ले लो या फुटबॉलर्स के ले लो, 4-4, 6-6 घंटा फील्ड पे प्रैक्टिस करते हैं ना वो लोग। फिर वो आज तो इतना एडवांटेज है, इतनी टेक्नोलॉजी है, वो टीवीज़ पे और वीडियोस पे पुराने टॉप के खिलाड़ियों की खेल देखते हैं कि वो कैसा खेलते थे। चाहे क्रिकेटर ले लें आप, लोग सचिन को देखते हैं, हमारे उस ज़माने के जो पुराने लोग थे, पटौड़ी साहब और जो दूसरे क्रिकेटर्स थे, सबको देखते कि उनका प्लेइंग स्टाइल क्या था। तो बेटा उसी तरह अगर आपको राइटर बनना है, फिर चाहे वो राइटर हो या लिरिसिस्ट हो, आपको वक्त देना होगा, वोकैबुलरी। एक बात बोलता हूँ, मेरे पास एक लड़का आया था एक मर्तबा, तो उसने बोला मुझे, उस वक्त मेरे घर सबको पता था मैं कहाँ रहता, तो चढ़ गए घर पे, आ गया, बच्चा था। तो बोले सर मैं लिरिक्स लिखता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा सुनाओ। तो उसने बोला कि अब सुनना, उसने क्या बोला कि सुबह से शाम तक
चराग जलता रहा, सुबह से शाम तक चराग जलता रहा, तेरी मोहब्बत का फूल खिलता रहा। तो मैंने कहा तूने गलत बोला है कुछ, तो बोले नहीं मैंने सही बोला। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि आपने गलती कहाँ की है, वो बहुत ज़रूरी है मालूम होना। बोले बेटा आपने गलत बोला। बोले नहीं मैंने गलत बोला ही नहीं कुछ। फिर मैंने उसको बता दिया सुबह से शाम तक चराग ग नहीं है, सुबह से शाम तक चराग जलता रहा, तेरी मोहब्बत का फूल नहीं है, फूल खिलता रहा। ऐसे ही होता है बबला, ऐसे होता है। तो उसकी मासूमियत थी। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको भी वो करना चाहिए कि कम से कम 3 लफ्ज़ सीखो। उसको अपने स्कूल में आता था यूज इन योर ओन सेंटेंस, मालूम है स्कूल में आता था वर्ड्स सीखते तो यूज इन योर ओन सेंटेंस, उसको अपने अल्फाज में जुमले में, हमारे उर्दू में जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। और लिटरेचर खूब पढ़िए, लिटरेचर खूब पढ़िए, चाहे जिस ज़बान के भी आप हो, उर्दू के पढ़िए या हिंदी के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। हमारा काम लिखना पढ़ना है, बहुत बेहतरीन काम है, बड़ा नोबल काम है, मैं तो समझता हूँ। सो डू इट। मैं पढ़ती हूँ साहिर लुधियानवी को, मजरूर सुल्तानपुरी को, कैफी आज़मी को, निदा फासिल जी को भी पढ़ती हूँ। एक मरतबा लता दीदी से मेरी बात हो रही थी, तो लता दीदी ने वही कहा कि महबूब भाई मैंने 2 साल एक आलिम के पास उर्दू सीखी है। और ज़बानें सीखने में कोई बुराई नहीं है बेटा, ज़बानें बिल्कुल सीखो, इंग्लिश सीखो, उर्दू सीखो, हिंदी सीखो, ये हमारी ज़बान है, सीखना चाहिए। सीखने में क्या बुराई है, कब किस वक्त क्या यूज़ होगा पता नहीं, तो बिल्कुल सीखते रहो। और अब तुम साहिर को पढ़ती हो अगर, तो उनके अल्फाज तो क्या ही होंगे, तो उसको तलाश करो, उसको वोकैबुलरी देखो, उसको अपनी रोज़मर्रा में देखो, रोज़मर्रा यानी डेली लाइफ, रोज़मर्रा में इस्तेमाल करो उसको। हिंदी प्रेमचंद साहब को पढ़ो, प्रेमचंद साहब को तो बाप रे क्या क्या नॉवेलिस्ट, क्या राइटर। तो इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक वक्त दो अपने आप को दिन में कि भाई 2 घंटा है, और दिन को बांटो कि आज मैं उर्दू पढ़ूंगी, आज मैं हिंदी पढ़ूंगी, आज मैं इंग्लिश पढ़ूंगी, आज मैं 1 घंटा वर्ड मीनिंग देखूंगी। सबसे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप अगर ड्रामों में काम करते हैं, आपका तलफ़ुज़ अच्छा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, समझ में आया? तो बहुत ज़रूरी होता है वो। कहाँ बिंदी वाला न लगेगा, नून गुन्ना जिसे कहते हैं, कहाँ पे काफ होगा, कहाँ पे काफ होगा, कहाँ पे गैन होगा, कहाँ पे गा होगा। काफ यहाँ से निकलती है, गैन यहाँ से निकलता है। सीखने में क्या बुराई है? अब ये कोई मज़हब की बात नहीं कि उर्दू हम सीख रहे हैं, ज़बान है। मुझे सबसे बड़ा अफसोस अगर ज़िंदगी में रहेगा तो 2 लैंग्वेज का है, एक मैं पंजाबी नहीं सीख पाया और एक मैं पर्शियन नहीं सीख पाया। पर्शियन काफ़ी बढ़ गया था मैं आगे, मगर कुछ ऐसी मसरूफियत आ गई कि मेरी कोर्स छूट गया, नहीं तो मैं पर्शियन भी सीख लिया होता। और एक पंजाबी में बहुत अफसोस है मुझे कि अब तो उम्र हो रही है, अब तो क्या सीखे। लेकिन 2 लैंग्वेज का मुझे बहुत अफसोस है। पंजाबी सीख, क्योंकि लिरिक्स में पंजाबी बहुत, पंजाब का जो कल्चर है, जो सॉन्ग्स है, उफ सब यहाँ लगते हैं। जैसे छैया छैया, वो बुले शाह का कलाम है, वो थैया 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 चल थैया थैया, वो बुले शाह का कलाम है। पंजाबी कलाम आप सुनोगे आप हिल जाओगे। अमीर देखो किसना जानती है लड़की, पर्शियन पढ़ो। अमीर खुसरो पर्शियन पढ़ते थे, पर्शियन में लिखते थे, और उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा यार, वो तो गुरु लोग, गुरु के गुरु है। तो ये सब पढ़ना चाहिए। तो जितना पढ़ोगी, जैसे मैंने गुलजार साहब से एक दिन बोला, हम दोनों एक फ़्लाइट में थे, हम उतरे बॉम्बे में, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर कुछ नसीहत कीजिए। पर तुमको क्या नसीहत करूं? तो मैंने सर कुछ तो बोलिए। बड़ों से नसीहत लेना चाहिए, जितने भी बड़े मिले सर कुछ एडवाइस दीजिए, क्योंकि अपने तजुर्बा तुम्हारे सामने रखते हैं। तो बोले कि मैंने सर कुछ तो बोलिए। उन्होंने एक ही जुमला बोला, लिखते रहो निखर जाओगे। फिर मजरूर साहब मिले मुझे एक पार्टी में, हमारा IPRS की मीटिंग थी। अच्छा। तो मैं मजरूर साहब के पास घुटनों के बल बैठ गया नीचे। बोला सर कुछ नसीहत कीजिए। तो बोले यहाँ मांग रहे हो? नवाबी खोपड़ी थी वो। तो मैं बोला सर दीजिए ना, घर आओ चाय पियो,
कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे फिर नसीहत दूंगा। तो बैंड्रा में रहते थे, तो बोला ठीक है सर, पर गुरु लोग चुप नहीं बैठ सकते। मैं उठ के जाने लगा, अच्छा सुनो इधर आओ। फिर मुझे आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं इन लोगों से मिला, मुझे बुलाया, बोला सर कुछ तो बोल दीजिए। ले बेटे सुनो एक बात, हमेशा स्टूडेंट बने रहना, सीखते रहो, और दूसरी बात हर गाने को अपनी जिंदगी का पहला गाना समझना। तो मैंने आगे जुमला बोला, हमने सर अगर आखिरी भी समझू, बोले सोने पे सुहागा। आपने अभी कहा ना कभी कभी कोई चीज यूं आ जाती है, यूं आ जाती तो सर वो यूं नहीं आती है, वो क्या है कि उसके पीछे बहुत सारी आपकी जिंदगी लगी हुई है और वो तजुर्बा है। वो वहां से कहीं आती है। करेक्ट। वो मैंने पता कि यहाँ पर कुछ होता है, वो हाँ। वो हर किसी को नहीं आती। वो आपके वो जो 11 साल और आपका सारी बैठना, मशक्कत वो सब सारी करता चीजें हैं ना, रहता है। वो कहीं ना कहीं किसी सूरत में आ जाती है वो। सही है। ऐसा ही है। वो हमें यूं लगता है लेकिन वो ऐसा नहीं है सर। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ बेटा बोलो। आपने बताया कि आप 11 साल आपने स्ट्रगल किया है, तो मेरे दोस्त वाला है इसमें कि कई बार ना हम लोग स्ट्रगल की डेफिनेशन अपनी अलग बना लेते हैं और फिर उसी में जूझते रहते हैं। तो आपके लिए एक्चुअली में स्ट्रगल क्या है जिसको हम सच में समझें कि ये स्ट्रगल है और उस डायरेक्शन में मेहनत करें। सेकंड सवाल कि जब हम जैसे इमोशन हमारी राइटिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है, बट कई बार इमोशन इतने ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि हम उस सिचुएशन में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लिखना तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ आई होंगी, बिल्कुल आई होंगी, तो आपने उन सिचुएशंस को कैसे टैकल किया? कैसी सिचुएशन? जब इमोशन इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग अच्छा, हो जाते हैं अच्छा। कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, अच्छा। तो लिखना तो इम्पॉसिबल है। अच्छा तो ऐसी सिचुएशंस अच्छा, अच्छा, अच्छा। पहला सवाल क्या था तुम्हारा? पहला सवाल कि स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल आपके लिए? परिभाषा। परिभाषा। स्ट्रगल की सिंपल है, कामयाबी नहीं मिलना तब तक स्ट्रगल है। सिंपल है। मैं, दरबार, हमारे दो दोस्त, इसके ऑफिस जा, उसके ऑफिस जा, इधर भटक उधर भटक। वालिद ने सर्टन अमाउंट बांध दिए थे, इतने में खर्चा चलाना। तो वड़ा पाव खाया, एक बॉटल लिया, दो घूंट मारा, चारों ने चलो फला जगह जाएंगे। वहाँ से जवाब मिलता है, मिलते ना करेंगे, अभी यार बार बार मत करो यार, अभी 8-10 दिन बाद आना। ये सहना स्ट्रगल है। रात को थक कर घर पे आना और अपने वालिदैन से कहना कि कुछ हुआ नहीं आज, ये भी स्ट्रगल है। अपने आप हिम्मत पस्त होना कि अब नहीं करेंगे यार, थक गए, स्ट्रगल है ये। इसी सिचुएशन का अगर हाँ। हम पूछें, इस सिचुएशन से आप कैसे निकल किया जब ये हुआ कि अब नहीं हो पाएगा, हाँ। अब हो जाएगा? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब बंदा घुटने टेकता है ना, तब वो हाथ उठाता है। जब बंदा घुटना के अब मैं टूट गया, रब बोलता आजा, अब मैं हूं, तूने तेरी कोशिश कर लिया ना, अब मैं हूं। याद रखो। रही इमोशंस की बात, उस वक्त इस इमोशंस को एंजॉय करो, मत दिमाग पे। मैंने अभी बच्चे से वही कहा, मत फोर्स कर, छोड़ दे। और जैसा सर ने कहा, जब ये तजुर्बा दिमाग के किसी कोने में बैठे रहेंगे ना, तो अपने आप सब सामान बाहर आना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद होगा वो, समझे? तो स्ट्रगल यही है, कामयाबी का ना मिलना और उसकी कोशिश में लगे रहना, एक ना सुनना। बहुत दिल दुखता है बेटा, बहुत। हम भी हार जाते थे कभी कभी। मैं और इस्माइल, एक फिल्म थी द्रोहकाल, गोविंद निहलानी साहब की, द्रोहकाल। मैंने और इस्माइल ने, आप यकीन करो, 11 साल के स्ट्रगल में सिर्फ 2 फिल्में साथ में देखी है। हमारा पैशन था कि हम रात भर गाने बनाते बैठते थे, और सुबह अगर कोई कहता था कि यार बाद में आओ ना, मिलते ना, करेंगे कुछ बात, तो दिल दुखता था। फिर हमने एक दिन ये भी सोचा कि चलो अब किसी के दरवाजे जाएंगे नहीं, गाना बनाओ, मैं वायलिन खींचूंगा, तुम दुकान संभालो और देखा जाएगा। नेक्स्ट डे मुझे रामू जी का फ़ोन है कि रंगीला मिली है, कम टू चेन्नई, रहमान वांट्स टू मीट यू। ये मैंने बोला, जब बंदा टूटता है
ऊपर वाला हाथ देता है। सब्र, उस पर और फिर खुद पे यकीन रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वक्त आएगा, ये पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी। बहुत तूफान आएंगे। मैं जिन दौर से, कुछ बातें बताने की तो नहीं होती, फैमिलीज की होती है, कुछ पर्सनल हालात, बहुत गुजरा हूं, बहुत बेहिसाब। बैक का प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसमें वाइफ की डेथ हो गई, बेहिसाब प्रॉब्लम्स। हिम्मत नहीं आ रही। आएगा वक्त आएगा। आपको एक चीज सोचनी बहुत जरूरी है। मैं जब स्ट्रगल शुरू किया था तो मैं अपनी शॉप पे बैठा था एक सुबह, तो मैंने एक लाइन लिखी। मैं सोचते बैठा कि कब मेरा वक्त आएगा। पता है मैंने क्या लिखा? माई डे विल कम, माई सन विल राइज, माई मून विल ग्लिटर, माई स्टार्स विल बी ब्राइट, एंड दैट विल बी माई डे, एंड दैट विल बी माई नाइट। ये मैंने स्ट्रगल में लिखा था। स्ट्रगल का वक्त था। अब तुम बोलो ना इमोशंस, वो शाम एक जिंदगी में नहीं भूल सकता मुझ पे। इतना कड़ा इम्तिहान था, इतना कड़ा इम्तिहान था कि मैं बेचैनी से इस्माइल का वेट कर रहा था कि इस्माइल आए तो मैं अपना दर्द उसको सुनाऊं। बहुत कड़ा वक्त था। इम्तिहान सब पे आता है जिंदगी में, इम्तिहान आने भी चाहिए। मैंने क्या लिखा पता है? अच्छा वक्त आने में जरा वक्त लगता है। होंगे हालात सही, जरा वक्त लगता है। वो गया दौर भी जरूर लौट आएगा, वो गया दौर भी जरूर लौट आएगा, जाके आने में तो जरा वक्त लगता है। वाह, उस वक्त ये निकला था मेरे जहन से, और इस्माइल ने बड़ी खूबसूरत गजल बनाई थी उसकी। तो इनसे हमको नहीं दबना, इनको हमको दबाना है। इनसे दबना नहीं है, इनको हमको दबाना है। मैंने अपने दिमाग को डिपार्टमेंट किया था, एक मेरे पर्सनल टेंशन्स, एक मेरा प्रोफेशन। जब मैं और इस्माइल स्ट्रगल को निकलते थे, मैं इसको भूल जाता था, मैं भूल जाता था। छोड़ो यार, होता है सबकी, सब तरफ होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाइफ में लगी रहती। छोड़ो, इसको देखो। दरबार मेरी तारीफ करते थे कि यार तुम कैसे मैनेज करते हो, बट तभी ही मिलेगा ये सब कुछ, नहीं तो नहीं मिलने वाला। आप थक के बैठ जाओ, सॉरी सर, आई एम सॉरी, लपेटो निकल लो किधर भी। वोल्टायर करके एक बहुत फिलोसोफर थे फ्रांस के, फ्रेंच, उन्होंने क्या बोला था? टू अचीव समथिंग यू नीड 3 थिंग्स। टू अचीव समथिंग यू नीड 3 थिंग्स: मैडनेस, मैडनेस, मैडनेस। सो डोंट वरी, इमोशंस इनको दबाओ, इनसे दबो मत। दैट्स इट। तो सर ये हमारे सेशन का एंड है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके करियर का इंटरवल पॉइंट है, बिकॉज यहाँ से आई थिंक वी आर गोइंग टू सी द स्क्रिप्ट राइटिंग साइड ऑफ इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, प्लीज प्रे फॉर इट। इंशाल्लाह, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।